हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाराजा ऑडियो बुक्स चैनल पर। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आपके सामने सुरेंद्र मोहन पाठक जी के उपन्यास गोल्डन गर्ल का तीसरा एपिसोड। तो चलिए देर नहीं करते हैं और प्रारंभ करते हैं गोल्डन गर्ल सुरेंद्र मोहन पाठक एपिसोड नंबर 3। मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को अस्पताल के एक कमरे में पाया। मैंने वॉल क्लॉक पर निगाह डाली तो पाया कि 5 बजे थे, यानी कि पार्सल बम फटे सिर्फ 6 घंटे हुए थे। नॉट बैड। जो हादसा मेरी जिंदगी छीन सकता था उसने जिंदगी के सिर्फ 6 घंटे ही छीने थे। मैंने अपने हाथ पांव हिलाए तो सबको बराबर चलते पाया। एक हाथ से माथा टटोला तो दाईं कनपट्टी पर सर्जिकल टेप का क्रॉस लगा पाया और टटोला तो दाएं कंधे के करीब बैंडेज बंधी पाई। फिर मेरी निगाह पलंग के करीब की एक कुर्सी पर पड़ी। वहां रजनी बैठी थी। मेरे से निगाह मिलते ही उसके होठों पर मुस्कुराहट आई। वो सहानुभूतिपूर्ण स्वर में बोली, हेलो, कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक। मैं भी मुस्कुराने का उपक्रम करता हुआ बोला, मैं कहाँ हूँ? कालका जी के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में। उस पार्सल में बम था? अब जाहिर है, जो कि खोले जाने की कोशिश करने पर फटता था। जी हाँ, पुलिस के एक एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट ने उसे चूहेदान के स्टाइल से बना बम बताया था। चूहेदान में चूहे के दाखिल होने से एक स्प्रिंग रिलीज होता है तो ढक्कन बंद हो जाता है। उस पार्सल बम में वैसा ही लेकिन उल्टा इंतजाम था। उसमें ढक्कन खोलने से स्प्रिंग रिलीज होता था जो डिटोनेटर के हैमर पर दबाव डालता था तो बम फटता था। आई सी, बहुत शक्तिशाली बम था। आपके ऑफिस का फुल कबाड़ा हो गया है। मैं कैसे बच गया? अपनी खुशकिस्मती से बच गए। आपका दोस्त इंस्पेक्टर यादव कहता है कि ऐसा इत्तेफाक हुआ था कि फटने पर बम का ज्यादा जोर आपसे विपरीत दिशा में रहा था। एन इसके उलट हुआ होता तो उसके शरीर ने जोर से झुरझुरी ली। पार्सल तूने खोला होता तो जो बुरा हाल भीतर आपके ऑफिस का हुआ वो बाहर रिसेप्शन का होता। और यहाँ मेरी जगह तू होती या ना होती? ना होती। ईश्वर हर किसी पर तो मेहरबान नहीं होता। मैंने अपलक उसकी तरफ देखा। वो नीचे देखने लगी। पार्सल से और क्या नतीजा निकाला पुलिस ने? मसलन उस पर के हैंड राइटिंग से या फिंगरप्रिंट से? कैसा हैंड राइटिंग, कैसे फिंगरप्रिंट्स, कैसा पार्सल? पार्सल के तो परखच्चे उड़ गए थे। उसका कोई अता पता मिलता तो उसे इन बातों के लिए चेक किया जाता ना। ओह, यानी कि ये जानने का कोई जरिया नहीं कि किसने मेरी जान लेने की कोशिश की। मैडम देविका शुभगांवकर ने। पार्सल पर भेजने वाले की जगह उसका नाम लिखा था। इसका ये मतलब नहीं कि पार्सल भेजा भी उसी ने था। सच पूछो तो अभी तो इस देविका शुभगांवकर का कोई अस्तित्व भी स्थापित नहीं है। आपके लिए नहीं है, उसके लिए तो है जिसने कि इस नाम को ओट बनाकर आपको बम भेजा। ये तूने पते की बात कही, शाबाश, शुक्रिया। लेकिन फिर मैं यूं बोला जैसे कोई भूली बात याद आ गई हो। तू यहाँ क्या कर रही है? बैठी हूँ। देख तो रहे हैं आप। कब से बैठी है? जब से आप यहाँ हैं। ओह, मैंने उठने की कोशिश की और जिस्म पर से कंबल हटाया तो मैंने पाया कि मैं कुर्ता पाजामा पहने था। मेरे कपड़े कहाँ गए? मेरे मुंह से निकला। वो पहनने के काबिल नहीं रहे थे। रजनी बोली, ये कुर्ता पैजामा नजदीकी मार्केट से मंगवाया गया था। मैं पलंग से उतरकर फर्श पर खड़ा हुआ और फिर से अपने हाथ पैरों को हिलाकर उनकी चौकसी की तस्दीक की। तभी एक नर्स ने भीतर कदम रखा। अरे अरे, तत्काल वो बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? लेट जाइए पलंग पर। क्यों? आप अभी पूरी तरह से तंदुरुस्त नहीं हैं। जब अपने पैरों पर खड़ा हूं तो भला क्यों नहीं हूं? मैंने कहा पूरी तरह से तंदुरुस्त नहीं है। आप नहीं जानते कि जब आप यहाँ लाए गए तो किस हालत में थे। आपकी कनपटी और गर्दन पर गहरे जख्म थे। कमर से ऊपर
सारे जिस्म पर खराशें थी। आप शॉक और कंकशन की ऐसी गिरफ्त में थे कि आपका ब्रेन स्कैन भी किया गया है। वो तो आपने बिल बढ़ाने के लिए किया होगा। प्राइवेट नर्सिंग होम जो ठहरा। मिस्टर कोहली, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। ये ऐसा नर्सिंग होम नहीं है। जानकर खुशी हुई। अभी आपको बहुत आराम की जरूरत है। आप खुशकिस्मत समझिए अपने आप को कि आप यहाँ लाए गए। ये खुशकिस्मती की बात है। बराबर है। 2 दिन में आप अपने पैरों पर खड़े हैं। 2 दिन में? किसी सरकारी अस्पताल में ले जाए गए होते तो अभी तक हिलने के काबिल न होते, लेकिन 2 दिन में? आज क्या दिन है? शुक्रवार। शुक्रवार? बम तो बुध को फटा था। ओह माय गॉड। मैं भौचक्का सा रजनी का मुंह देखने लगा। तू तू 2 दिन से यहाँ है? रजनी ने मेरे से आंख ना मिलाई। ये ही मैडम परसों दोपहर आपको यहाँ लाई थी, नर्स बोली। तब से ये 1 मिनट के लिए भी आपके सिरहाने से नहीं हिली हैं। ये भी वजह है आपके अर्ली रिकवरी की। कितनी देर मेरे मुंह से बोलना फूटा। मैं छुट्टी चाहता हूँ। आखिरकार मैं बोला, फौरन। मैं डॉक्टर को बोलती हूँ। वो दरवाजे की ओर बढ़ी। एक बात बता के जाओ। वो ठिठकी, घूमी। ये कोई स्पेशलिटी नर्सिंग होम है या जनरल? जनरल। डिलीवरी के केसेस भी आते हैं? हाँ। उन केसेस को हैंडल करने वाली कोई डॉक्टर इस वक्त ड्यूटी पर है? हाँ, डॉक्टर अचला भटनागर हैं। जरा उन्हें यहाँ भेज दो, मेहरबानी होगी। उसने अजीब निगाहों से मेरी तरफ देखा। आई विल पे हर कंसल्टेशन फी। चेहरे पर अनिश्चय के भाव लिए, लेकिन सहमति में सिर हिलाती नर्स चली गई। प्रत्यक्षतः रजनी ने उस वार्तालाप में कोई दिलचस्पी नहीं ली थी। मेरी तरफ देख, मैं बोला। उसने सिर उठाया। तूने क्यों किया ऐसा? यूं ही। उसने बात को हंसी में उड़ाने की कोशिश की। कोई खास वजह नहीं। रजनी, मैं भर्राए कंठ से बोला, मैं तेरी इतनी तवज्जो के काबिल नहीं। मैं किसी की इतनी तवज्जो के काबिल नहीं। आपका वहम है ये। मैं बहुत हकीर इंसान हूँ। मैं सुधर जाइए। ऐसे ही हालात में एक बार पहले भी बोला था तूने ऐसा। तब नहीं सुधरे तो अब सुधर जाइए। अच्छा। मैंने गहरी सांस ली। यहाँ का बिल सेटल करना होगा। आपका पर्स मेरे पास है, क्रेडिट कार्ड भी। चलेगा? हाँ चलेगा। जाके चुकता कर। वो उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। रजनी, नाहक मैंने उसे पीछे से आवाज लगाई। वो ठिठकी, घूमी। उसने प्रश्न सूचक निगाहों से मेरी तरफ देखा। क्या करूंगा मैं तेरे बिना? वो मुस्कुराई। अभी जा रही हूँ, वो बोली। पीछे आप अकेले होंगे मेरे बिना। देख लीजिएगा क्या करते हैं। वो चली गई। कुछ क्षण बाद सफेद कोट पहने और गले में स्टेथोस्कोप लटकाए एक युवती ने भीतर कदम रखा। आई एम डॉक्टर अचला भटनागर। माथे पर बल डाले वो बोली। मैंने उसका अभिवादन किया। क्या चाहते हैं आप? मैडम, मैं पेशे से प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। एक केस के सिलसिले में मुझे आपसे आपकी मेडिकल नॉलेज से ताल्लुक़ रखती कुछ स्पेशलाइज्ड जानकारी चाहिए। यहाँ नर्सिंग होम में ही मौजूद हूँ, इसलिए सोचा मौके का फ़ायदा उठा लूँ। ओह, उसके माथे से बल मिटे। तो ये बात थी। आप क्या समझी थी कि मैं कोई मेडिकल हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा था? मेडिकल हिस्ट्री? मेल प्रेगनेंसी की उल्टी गंगा बहा के? वो हंसी। मैंने हंसी में उसका साथ दिया। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? फिर वो मुस्कुराती हुई बोली, चाइल्ड बर्थ का हर युवती पर एक ही जैसा असर होता है? नहीं, यहाँ तक कि कुछ पर तो होता ही नहीं। फिर भी होता है तो क्या होता है? दूध के जोर की वजह से या दूध पिलाने की प्रक्रिया में ब्रेस्ट्स ढीली पड़ जाने के अलावा बताइए क्या होता है? निप्पल बड़े हो जाते हैं, उनके इर्द गिर्द का दायरा गहरी रंगत अख्तियार कर लेता है। मैंने मोर्ग में पड़ी अंतरा की लाश का अक्स अपने जेहन पर उतारा। उसके साथ तो ऐसा कुछ नहीं था। कोई चाहे तो? मैंने पूछा। ये दोनों नुक्स कैसे दूर होते हैं? निप्पल्स की रिवर्सल के लिए ट्रीटमेंट होता है और फिर से प्रेगनेंसी ना हो तो दायरों की गहरी रंगत अपने आप नॉर्मल हो जाती है
और असर पेट पर, कूल्हों पर और जांघों पर होता है। प्रेगनेंसी के दौरान ये जगहें फूलती हैं और खाल खिंचती है। डिलीवरी के बाद इन जगहों की खाल जब अपने मूल स्थान पर लौटती है तो खिंचने और सिकुड़ने की प्रक्रिया में उन जगहों पर लकीरें रह जाती हैं, जिन्हें कि स्ट्रेच मार्क्स कहते हैं। ये लकीरें ढेरों हो सकती हैं, कम हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती। नहीं भी हो सकती? हाँ, ऐसा कोई रूल नहीं है कि डिलीवरी होगी तो स्ट्रेच मार्क्स जरूर छोड़ के जाएगी। ये लकीरें मिटती नहीं। जैसे निपल्स के गिर्द के दायरे का रंग वक्त के साथ नॉर्मल हो जाता है, वैसे तो नहीं मिटती। अलबत्ता आजकल कुछ ऐसी दवाएं उपलब्ध हैं जो कहती हैं कि मिट जाती हैं। आप क्या कहती हैं? बिल्कुल नहीं मिट जाती। इसका मतलब ये हुआ कि खुदा मेहरबान हो तो बाज लड़कियों का महज जिस्म देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि वो बच्चा जन चुकी है। हाँ, गारंटी कैसे होती है? यूट्रस के और वेजिनल पैसेज के एग्जामिनेशन से, जो कि आम आदमी का फील्ड नहीं, क्वालिफाइड डॉक्टर का फील्ड है ये। लिहाजा जिस्म चुगली ना करे तो लड़की अपने शूटर से या लवर से इस हकीकत को छुपा के रख सकती है कि वो बच्चा जन चुकी है। हाँ, थैंक यू मैडम। हाउ मच डू आई ओ यू? नथिंग। रजनी ने मुझे मेरे फ्लैट पर पहुंचाया। मैं बेडरूम में पलंग पर ढेर हुआ। कुछ पियेंगे? वो बोली, चाय। मैं बोला, चाय पीना तो चाहता हूँ, लेकिन तू फिक्र न कर, मैं खुद बना लूँगा। क्यों नहीं। किचन में जाकर वो चाय बनाकर लाई, अपने लिए भी। मेरे करीब वो एक कुर्सी पर बैठ गई। तू चाय पी और जा, मैं बोला। उसने इनकार में सिर हिलाया। आपको तीमारदारी की जरूरत है, वो बोली। मुझे तेरी भी जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं पहली जरूरत भूलकर दूसरी जरूरत पूरी करने लग जाऊं। आप ऐसा नहीं करेंगे? नहीं करूंगा, लेकिन चील के घोंसले में मांस सेफ नहीं होता, इसलिए घर जा अपने। उसने अनिश्चित भाव से मेरी तरफ देखा। कहना मान। पीछे आप क्या करेंगे? रेस्ट करूंगा, लंबी तान के सोऊंगा। अब का सोया, कल सुबह के पहले नहीं उठूंगा। खाने का क्या होगा? सोते में कोई खाता है खाना? फिर भी भूख लगेगी तो फोन करके होटल से मंगवा लूंगा। अब जा। बेमन से उसने चाय का कप एक ओर रखा और उठ खड़ी हुई। मैं एक बात बताना आपको भूल गई, एकाएक वो बोली। क्या? आपका हजारों टेलीफोन कॉल वाला काम बन गया जान पड़ता है। दैट्स वेरी गुड न्यूज। तो आखिर चढ़ ही लिया हिमालय पहाड़ तूने? न चढ़ना पड़ा। 300 कालों के बाद ही काम बन गया था। क्या काम बना? जिस भास की आपको तलाश है वो इंद्रजीत भास्कर हो सकता है, जो कि जीटी करनाल रोड पर कोठी नंबर A11 का निवासी है। टेलीफोन नंबर 722468 और 7142626 है। डायरेक्टरी में फोन नंबर NN भास्कर के नाम लिस्टेड है, लेकिन बात इंद्रजीत भास्कर से हुई थी, जिसने कि अपने आप को NN भास्कर का बेटा बताया था। मैंने अंतरा श्रेष्ठ का नाम ही लिया था तो वो भड़क गया था और मुझे सवाल पूछने देने की जगह खुद मेरे से तरह तरह के सवाल पूछने लगा था कि मैं कौन थी, कैसे अंतरा को जानती थी और क्यों उसकी बाबत उससे सवाल कर रही थी। तूने क्या कहा? मैंने कहा मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से बोल रही थी और वो पूछताछ क्रेडिट कार्ड के बारे में थी, जिसके लिए कि अंतरा श्रेष्ठ ने अप्लाई किया था। वेरी गुड। वो बोला, अंतरा को अब किसी क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं थी। मैंने पूछा क्यों जरूरत नहीं थी? तो बोला, अखबार नहीं पढ़ती हो? फिर उसने फोन बंद कर दिया। मेरे को तो यही आदमी आपके काम का लगता है। मेरे को भी। अब जब तक मैं दोबारा न कहूं, इस पूछताछ को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं। शुक्र है। अब जा, मैं सुबह आऊंगी। आना, लेकिन ऑफिस में, यहाँ नहीं। वो चली गई। सुबह 9 बजे मैं सोकर उठा तो मैंने अपने आप को काफी तरोताजा पाया। मैं नित्य कर्म से निवृत्त हुआ और फिर कालका जी जाकर नर्सिंग होम में अपना चेकअप कराया
और नई ड्रेसिंग कराई। माथे की ड्रेसिंग मैं नहीं छुपा सकता था, लेकिन कमीज मैंने जानबूझकर ऐसे ऊंचे कॉलर वाली पहनी थी कि दाएं कंधे की बैंडेज उसके नीचे छुप गई थी। उस रोज मैंने अपनी कार नहीं निकाली थी, क्योंकि मेरी मौजूदा हालत में ड्राइविंग मेरे लिए जहमत का काम होता। जिस टैक्सी पर मैं कालका जी पहुंचा था, उसी पर मैं आगे जीटी करनाल रोड पहुंचा। A11 एक विशाल कोठी निकली, जो रईसी के रौब से साफ लिपि पुती जान पड़ती थी। कोठी के बंद दरवाजे के पहलू में एक वॉच बॉक्स था, जिसमें एक वर्दीधारी वॉचमैन मौजूद था। भास्कर साहब से मिलना है, मैं बोला। बड़े साहब से? उसने पूछा। छोटे साहब से। आपका शुभ नाम? सुधीर कोहली, मैं डिटेक्टिव हूँ। डिटेक्टिव सुनकर वो तनिक सकपकाया। उसने वॉच बॉक्स में रखे फोन से भीतर कॉल लगाई और कुछ खुसर फुसर की। फिर उसने फोन रखा और बाहर निकलकर फाटक खोला। मैं भीतर दाखिल हुआ। मेरे पीछे फाटक बंद हो गया। राहदारी पार करके मैं कोठी पर पहुंचा, जहां मेरे आगमन की अपेक्षा में एक सर्वेंट खड़ा था। छोटे साहब से मिलना है, वो अदब से बोला। हाँ, वो स्टडी में है, आइए लेकर चलता हूँ। उसने मुझे स्टडी में पहुंचाया, जहां आबनूस की विशाल टेबल के पीछे चमड़ा मढ़ी कुर्सी पर छोटा साहब मौजूद था। वो उम्र में 33-34 साल का जान पड़ता था। अच्छी शक्ल सूरत वाला था। एक कान में बाली पहने था और लेटेस्ट हेयर स्टाइल की चुगली करते उसके सिर के बाल छोटे थे, बिना मांग के आगे को कड़े हुए थे और कल में लंबी थी। बैठो, वो बोला। थैंक यू। एक विजिटर से चेयर पर ढेर होता। मैं बोला, कोई ट्रैफिक का चालान है क्या? चालान आजकल डाक से आते हैं ना। मैं कार चलाते वक्त सीट बेल्ट बांधना भूल जाता हूँ। पिछले हफ्ते 3 चालान आए डाक से। तुम चालान डिलीवर करने आए हो या सीधे जुर्माना ही कलेक्ट करने आए हो? ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन के चालान की घर घर कलेक्शन। इतने बुरे दिन आ गए हैं दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस के। तो क्या बात है? मैं किसी और सिलसिले में आया हूँ। और सिलसिला? आपका नाम इंद्रजीत भास्कर है? हाँ, मैं इस उम्मीद में आया हूँ कि मुझे आपकी बाबत नाम के अलावा भी कोई जानकारी हासिल होगी। खामखा यूं ऐतराज तो कोई नहीं करता। जब कोई वजह ना हो तो। तभी एक सूट बूटधारी व्यक्ति ने वहां कदम रखा, जो कि साफ साफ सामने बैठे युवक का ओल्डर वर्सन जान पड़ता था। माय डैडी, इंद्रजीत बोला। मैंने अभिवादन किया। उसने मेरे अभिवादन की तरफ कोई ध्यान न दिया। वो अपने बेटे से मुखातिब हुआ। वॉचमैन कह रहा था, कोई पुलिस वाला आया है? यही है वो। इंद्रजीत ने मेरी तरफ इशारा किया। मेरे बारे में कुछ दरियाफ्त करना चाहता है। क्या दरियाफ्त करना चाहता है? बताओ भाई। इन्होंने गलत समझा है। मैं साफ झूठ बोलता बड़े साहब से बोला। दरअसल मैं किसी की शिनाख्त के लिए यहाँ आया था। बड़े साहब ने खुर्दबीनी निगाह से मेरी तरफ देखा। क्या नाम है तुम्हारा? वो बोला, सुधीर कोहली। तुम पुलिस वाले हो? नहीं, लेकिन वॉचमैन को तुमने साफ बोला था कि तुम पुलिस वाले हो। नहीं बोला था। तुमने उसे नहीं बोला था कि तुम डिटेक्टिव हो? बोला था। डिटेक्टिव पुलिस वाला नहीं होता, कोई कोई होता है। तुम कौन हो? मैं प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। ओह, प्राइवेट डिटेक्टिव हो। उसने यूं हकारत भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा, जैसे राजमहल में कुत्ता घुसाया हो। वॉचमैन ने तुम्हें पुलिस वाला समझा था। उसकी समझ पर मेरा जोर नहीं। अपनी बाबत साफ बोले होते तो यहाँ न बैठे होते। मैं अब उठ जाता हूँ। नहीं, अब बैठो। अब जब आ ही गए हो तो बोलो, कैसी शनाख्त चाहते हो? किसकी शनाख्त चाहते हो? मैंने जेब से स्टेज मैनेजर पसरीचा से हासिल हुई अंतरा की दोनों तस्वीरें निकालकर मेज पर बाप बेटे के सामने रखी। इसकी शनाख्त चाहता हूँ, मैं बोला। दोनों ने तस्वीरों पर निगाह डाली। बेटे ने ज्यादा देर तक। फिर उसकी निगाह अपने पिता से मिली। मैंने गौर से दोनों के हर एक्शन को नोट किया। आप जानते हैं इसे? मैंने बेटे से पूछा। नहीं। पहचानते ही हो? नहीं। कभी देखा भी नहीं? नहीं। आपने? मैंने पिता से पूछा। उसने अपने सारे इनकार एक बार बाएं से दाएं गर्दन हिलाकर दर्ज करा दिए। ठीक है,
मैंने तस्वीरें उठाकर वापस अपनी जेब में रख ली। नहीं जानते तो नहीं जानते, मैंने वहां से रुखसत पाई। मैं एक तुक्के के तौर पर वहां आया था और उसका किसी निशाने पर न लगना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन रजनी को दिए जवाबों के अलावा एक बात ऐसी थी जो कहती थी कि वो दोनों ही अंतरा को बराबर जानते पहचानते थे। वो उससे कतई नावाकिफ होते तो कम से कम इतना तो पूछते कि आखिर वो तस्वीरें किसकी थीं और मैं उनकी बाबत क्यों सवाल कर रहा था। उन्होंने ऐसा नहीं पूछा था जैसे कि उन्हें अंदेशा हो कि उस पूछ पूछ में ही उनसे कोई गलत बयानी न हो जाए। उस घड़ी मुझे हरीश पांडे की बहुत याद आई। वो रिटायर्ड फौजी था, मेरा फेवरेट लेगमैन था। बहुत वाजिब फीस पर मेरे भागदौड़ और खोजबीन के काम कर देता था। हाल ही में बेचारे का तब कत्ल हो गया था जबकि वो मेरे ही एक काम में मसरूफ था। उसके विकल्प के तौर पर मुझे मुकुंद लाल की याद आई जो कि पुलिस का सस्पेंडेड हवलदार था। सस्पेंशन के दौरान उसे आधी तनख्वाह मिलती थी, इसलिए पैसे के लालच में मेरे छोटे मोटे कभी कभार बखेड़े वाले भी काम कर देता था। मैंने उसे उसके घर पर फोन लगाया। एक आदमी की पड़ताल करनी है, मैं बोला। कितने पैसे मिलेंगे? उसने बेमुलाहजा सवाल किया। तू बोल। 500 रुपये रोज। पागल हुआ है? रोजाना रेट पर तो तू अपनी दिहाड़ी बनाए रखने के लिए ही 10 दिन लगा देगा, 20 दिन लगा देगा। फिर तू बोल। 1000 रुपये कुल। आज ही कोई करतब करके दिखाए तो 500 रुपये बोनस। जानकारी की किस्म बोल। कोई स्पेशल जानकारी नहीं, बस आजकल के जमाने के रईस घर के एक नौजवान की डेली रूटीन की जानकारी। तफरीह के लिए क्या करता है, कहाँ जाता है, किसके साथ उठता बैठता है, खासुल खास किसे समझता है या समझता था, वगैरह। ठीक है। मैंने उसे इंद्रजीत भास्कर का नाम, पता, फोन नंबर बताया और फोन बंद कर दिया। फिर मैंने मुंबई नवीन सेठ को फोन लगाया। कोहली बोल रहा हूँ मेरे पीडी भाई, मैं बोला। ये सोचकर फोन किया शायद मेरे लिए कोई न्यूज हो। 1/3 न्यूज है, जवाब मिला। वो तुम्हारा कपिल थापर नाम का आदमी, उसका नाम मुझे सोमवार दोपहर बाद 2 बजे की इंडियन एयरलाइंस की दिल्ली की फ्लाइट की पैसेंजर लिस्ट में मिला है। नाम ही मिला है या वो प्लेन पर सवार भी हुआ था? बोर्डिंग पास बराबर इशू हुआ था तो सवार हुआ ही होगा। गुड। और क्या? बोला तो 1/3 काम हुआ है, बाकी 2/3 की बाबत कोई तसल्ली तो दे यार। कोई तसल्ली मुमकिन नहीं। मैं आज और कल 2 दिन और कोशिश करूंगा, तब तक कुछ न हुआ तो हाथ खड़े कर दूंगा। अच्छी बात है। 4 बजे के करीब मैं गैलेक्सी थिएटर पहुंचा। वहां जिस सबसे पहले आदमी से मेरा आमना सामना हुआ वो असिस्टेंट स्टेज मैनेजर अम्बरीश खुराना था। कैसे हो खुराना साहब? मैं बोला। बहुत बिजी, वो बोला। ऐसा बोलने का कोई खास मतलब है तो समझ लो, उसे मैंने नहीं समझा। क्या मतलब? मेरी इतने लोगों से बात हुई यहाँ, लेकिन इत्तेफाक से हर बार तुम्हारे से ही बात होना टल जाता है। मेरे से क्या बात करना चाहते हो? 5 मिनट का टाइम अलाट करो, बताता हूँ। 5 मिनट, ज़्यादा नहीं। कबूल। बोलो क्या कहना चाहते हो? सुजाता मेहरा कैसी चल रही है? सुजाता मेहरा शो की नई गोल्डन गर्ल? अच्छा वो। भाई अंतरा से तो उसका कोई मुकाबला नहीं, वैसे ठीक ही चल रही है। वो एक क्षण ठिठका और फिर बोला, मैंने सुना है उसे तुम्हारी सिफारिश पर शो में चांस दिया गया है। किससे सुना? पसरीचा से। फिर भी पूछ रहे हो? पसरीचा तुम्हारा बॉस है, तुमसे झूठ थोड़े ही बोलेगा। वो खामोश रहा। कहाँ होगी वो इस वक्त? थिएटर में ही होगी, किसी ड्रेसिंग रूम में होगी या कैंटीन में होगी। शो का क्या हाल है? अभी सुधरा या नहीं? नहीं सुधरा। जब से अंतरा की डेथ हुई है एक बार भी हाउसफुल नहीं हुआ। दैट्स टू बैड। हमारे शो का अगला पड़ाव चंडीगढ़ पहले से मुकर्रर है, लेकिन उसमें अभी 2 महीने बाकी हैं। यहाँ शो का यही हाल रहा तो लगता है हमें अगले ही हफ्ते चंडीगढ़ मूव कर जाना पड़ेगा। ऐसा? और क्या, यहाँ का हाल तो अब यही कहता है कि शो बर्बाद हो गया, बिजनेस उखड़ गया। शो का पिछला पड़ाव कौन सा था? क्या? सिंपल सवाल है,
जैसे अगला पड़ाव तुमने चंडीगढ़ बताया, वैसे पिछला पड़ाव कौन सा था? अच्छा वो हैदराबाद, उससे पिछला मुंबई, उससे पिछला अहमदाबाद, उससे पिछला कलकत्ता, उससे पिछला चेन्नई और उससे पिछला जो कि सबसे पहला था बेंगलोर। बेस्ट बिजनेस कहाँ हुआ? सब जगह। बस दिल्ली में ही पंगा पड़ गया अंतरा के कत्ल की वजह से। अभी कुछ पता नहीं लगा कि उसका कत्ल किसने किया? अरे पुलिस को पता नहीं लगा तो हमें क्या पता लगेगा? ये भी ठीक है। तुम्हें लगा? लग सकता था, लेकिन हाल में मेरे जाती हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि मैं अपनी मुकम्मल तवज्जो इस केस की तरफ नहीं दे सका था। ओह, मेरे सुनने में आया है कि शो के तमाम मेल मेंबर अंतरा के दीवाने थे। कोई जुनून की हद तक दीवाना था, जैसे कि विवेक वर्मा। तो कोई अपनी चाहत का इजहार करने के मामले में लाउड नहीं था, जैसे कि चांद शिवपुरी। लेकिन दीवाने सबके सब बराबर थे। खुराना साहब, दीवानगी के इस ग्राफ में तुम्हारी क्या डिग्री थी? किसी ने बोला ऐसा कि मैं उस पर दिल रखता था? वो गुस्से से बोला। सिंगल आउट करके तो नहीं बोला, लेकिन कोई एक बात सबके लिए बोली जाती है तो उसमें कोई एक जना भी तो शामिल ही होता है। मैं 52 साल का हूँ। ख्वाहिश का उम्र से कोई रिश्ता नहीं होता, और 52 साल कोई बड़ी उम्र नहीं होती। तुम पागल हो, दिमाग खराब है तुम्हारा। एक वाहियात बेबुनियाद बात को लेकर बेवजह मेरे गले पड़ रहे हो। ऐसा? हाँ ऐसा। अरे अंतरा मेरे लिए बेटी के समान थी। बुधवार उसका अंतिम संस्कार तक मैंने किया था। बेटी के समान ही तो थी ना, बेटी थी तो नहीं। यू बास्टर्ड। वो तो मैं हूं, लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं। उसने जवाब न दिया। नथने फुलाता पिचकाता वो मेरी तरफ देखता रहा। थूक दो गुस्सा, मैं बोला। इतना गुस्सा तंदुरुस्ती के लिए अच्छा नहीं होता, झटका लग जाता है। वो खामोश रहा। चलो इतना ही बताओ, तुम्हारे ख्याल से कौन हो सकता है उसका कातिल? मेरा कोई ख्याल नहीं। अरे अपना कोई वाइल्ड गैस ही बताओ। पुलिस के ख्याल से ये काम विवेक वर्मा का है। मैंने पुलिस का नहीं, तुम्हारा ख्याल पूछा है। वो कुछ क्षण खामोश रहा और फिर दबे स्वर में बोला, मेरा ख्याल पूछते हो तो मेहताब राय। अच्छा? हाँ, मुझे जाती तौर पर मालूम है कि कत्ल के वक्त के आसपास वो अपने कमरे में नहीं, थिएटर के वाएं विंग में था। मैं असिस्टेंट स्टेज मैनेजर हूँ और शो के दौरान स्टेज मैनेजर का स्थायी स्टेशन बायां विंग होता है। लिहाजा मेरे से बेहतर कौन जान सकता था कि बाएं विंग में कब कौन था और कौन नहीं था। बाएं विंग से तो अंतरा पर खंजर नहीं चलाया जा सकता था। वो हर घड़ी मेरी निगाह में न था, न हो सकता था। तब उस पर निगाह रखने की कोई वजह ही नहीं थी। वो मौका पाकर कभी दाएं विंग की ओर सरक गया होगा, कहीं भी सरक गया होगा। तुमने ये बात फौरन पुलिस को क्यों न बोली? फौरन मुझे सूझी नहीं थी। अब इसलिए सूझी क्योंकि अब पुलिस को भी सूझ चुकी है। उसने उत्तर न दिया। वो परे देखने लगा। मेहताब राय और अंतरा के आपसी ताल्लुकात कैसे थे? काफी दोस्ताना थे। क्या मतलब हुआ इसका? वो मेहताब राय से वो बेरुखी नहीं दिखाती थी जो कि उसका फेमस अंदाज बताया जाता था? नहीं, सच पूछो तो एक उसी से ठीक से हंसती बोलती थी। मेहताब राय उम्रदराज आदमी है, तो फादर फिगर समझकर, पिता तुल्य समझकर हंसती बोलती होगी। मैंने ये कब कहा कि मासूक की तरह हंसती बोलती थी? मासूक वो किसी की नहीं थी। नहीं थी, जबकि आशिक सब थे उसके, तकरीबन सब। थिएटर से बाहर उसका कोई स्टडी था? स्टडी? जो शो के बाद स्टेज डोर पर उसे मिलता हो, या डे टाइम में वो जिससे मिलने जाती हो। अगर ऐसा कोई शख्स था तो मुझे उसकी खबर नहीं। हो सकता था, मुझे नहीं पता। तुम उखड़ रहे हो, तुम पुलिस नहीं हो। मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने को बाध्य नहीं हूँ। यही करेक्ट एटीट्यूड है। पहले ही अख्तियार कर ली होती तो ये डायलॉग शुरू ही ना होता। उसने होंठ भींच लिए। डायरेक्टर साहब लौट आए मुंबई से? हाँ। कब लौटे? बुधवार सुबह जेट एयरवेज की 10 बजे की फ्लाइट से। पक्की बात? क्या पक्की बात? अरे मैंने और पसरीचा ने
खुद एयरपोर्ट जाकर उन्हें रिसीव किया था। यानी कि वो खबर करके आए थे। हाँ, तुम्हें? पसरीचा को फोन लगाया? हाँ। थापर साहब कहीं बाहर से लौटते हैं तो हमेशा ऐसा ही होता है। वो अपनी आमद की खबर करते हैं तो कोई उन्हें एयरपोर्ट पर लेने जाता है, नहीं तो। उसके स्वर में तनिक उलझन का पोट आ गया। हमेशा तो नहीं होता, मेरे ख्याल से तो कभी भी नहीं होता। ये पहला ही मौका है जबकि ऐसा हुआ। जरूर लोकल ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम का अंदेशा होगा। कहाँ होंगे थापर साहब इस वक्त? यहीं कहीं होंगे। विवेक वर्मा? वो अपने ड्रेसिंग रूम में है। ड्रेसिंग रूम कहाँ है? अनेक्सी को जाते कॉरिडोर में जाकर पता करना, मालूम पड़ जाएगा। शुक्रिया। उसने अनमने भाव से सिर हिलाया। एक क्षण खामोश रहा और फिर बोला, जरा रुको। मैं ठिठका। ये सच बात है? उसने पूछा कि अंतरा के कत्ल के मामले में पुलिस की तवज्जो मेहताब राय की तरफ है। पुलिस की तवज्जो सबकी तरफ है। कत्ल के केस में जब तक कातिल पकड़ा न जाए, पुलिस के लिए हर कोई सस्पेक्ट होता है। कत्ल के वक्त के आसपास स्टेज के बाएं विंग में अपनी मौजूदगी की वजह से मेहताब राय भी सस्पेक्ट है, क्योंकि पहले उसने इस बाबत झूठ बोला था कि वो अपने कमरे में था। इसके अलावा उसके खिलाफ पुलिस के पास कुछ नहीं है। उसकी हर वक्त स्टेज पर निगाह क्यों रहती है? क्या मतलब? जब से कत्ल हुआ है प्रेत की तरह उसके इर्द गिर्द मंडराता रहता है। खुराना साहब, मैं अब भी नहीं समझा। शो खत्म हो जाता है, सब लोग चले गए होते हैं, स्टेज खाली होती है, फिर भी मेहताब राय की तवज्जो का मरकज स्टेज ही होता है। शो शुरू नहीं हुआ होता, कोई वहां पहुंचा नहीं होता, स्टेज खाली होती है, फिर भी मेहताब राय वहीं विचरता है। ऐसा क्यों? तुम्हें कैसे मालूम कि वो ऐसा करता है? मैंने अपनी आंखों से देखा है, कई मर्तबा देखा है। तुमने? हाँ भाई, मैंने। तुम भूल रहे हो कि मैं असिस्टेंट स्टेज मैनेजर हूँ और स्टेज मेरा फील्ड ऑफ एक्शन है, मेरी वर्क प्लेस है। यू आर राइट। मेहताब राय से इस बाबत सवाल किया होता, करता तो क्या पूछता? खाली स्टेज पर निगाह क्यों रखता है? कोई गुनाह तो नहीं ऐसा करना? वही तो, फिर भी पूछता तो गले पड़ जाता, मुझ पर जासूसी का इल्जाम लगाता। ये भी ठीक है। मेरा तुमसे सवाल ये है कि क्या ये बात मुझे पुलिस को बतानी चाहिए कि कत्ल के बाद से मेहताब राय की खाली स्टेज की तरफ कुछ ज़्यादा ही तवज्जो रहती है? मैंने संजीदगी से उसके सवाल पर विचार किया। मेरी राय में ये कोई खास बात नहीं है। मैं बोला, जरूरी नहीं है कि मेहताब राय की खाली स्टेज में दिलचस्पी की वजह कत्ल से जुड़ी हो। स्टेज को जैसे तुमने अपनी वर्क प्लेस बताया, वैसे वो उसकी वर्क प्लेस भी है। लेकिन मैं मेहताब राय से बात करूंगा और फिर इस बाबत तुम्हें कोई राय दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। स्टेज के जिक्र से ध्यान आया, ये कब कब खाली होता है? रिहर्सल्स ना हो तो शो के टाइम के अलावा हमेशा ही खाली रहता है। शो एक ही होता है। ये भारी तैयारी वाला शो है जो कि एक के खत्म होते ही दूसरा नहीं हो सकता। फिर भी इतवार को 2 शो होते हैं। इतवार जो कि कल है? हाँ। स्टेज पर असेस 24 घंटे की है? नहीं, वो क्या है कि अनेक्सी को स्टेज से मिलाने वाला जो दरवाजा है वो शो से 1 घंटा पहले खोला जाता है और 1 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है। कभी कोई खास जरूरत पड़ने पर पहले वाला घंटा एक्सटेंड हो सकता है। क्या मतलब? रख रखाव संबंधी काम निकल आते हैं, जैसे कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम में कोई नुक्स आ जाता है, या कोई लाइटें जलना बंद कर देती हैं या ठीक से नहीं जलती, या कोई प्रॉप्स जैसे कि गोल्डन गर्ल्स के झूले चेक करने होते हैं, तो स्टेज वाला दरवाज़ा शो से 2 घंटे पहले भी खोला जा सकता है, 3 घंटे पहले भी खोला जा सकता है। यूं सोमवार के बाद से कभी दरवाज़ा पहले खोला गया? एक बार मंगलवार को पुलिस ने खुलवाया था, उसके अलावा नहीं। आई सी। या कल खुलेगा? अच्छा, वजह? पियानो तंग कर रहा है। कल दोपहर बाद किसी वक्त पियानो ट्यूनर उसे ठीक करने आएगा, इसलिए। बीच के दरवाजे की चाबी किसके पास होती है? स्टेज मैनेजर के पास, पसरीचा के पास। सिर्फ उसके पास? हाँ।
कीमती प्रॉप्स होते हैं स्टेज पर, इसलिए चाबी वो ही पास रखता है। क्या फ़ायदा? हॉल से भी तो स्टेज के जरिए पहुंचा जा सकता है। हॉल बंद रहता है, शो से पहले पब्लिक के लिए उसके दरवाजे खोलना और फिर बंद रखना मैनेजमेंट का काम है। पिछवाड़े में एक और दरवाज़ा भी तो है जो स्टेज डोर कहलाता है, जिस पर वॉचमैन तैनात होता है। वो सिर्फ स्टार्स की आवाजाही के लिए है, इसलिए शो से थोड़ा पहले खोला जाता है और थोड़ा बाद बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि शो आवर्स के अलावा अगर किसी ने अनेक्सी से स्टेज पर जाना हो तो ऐसा या गलियारे के सिरे के दरवाजे से किया जा सकता है या स्टेज डोर से किया जा सकता है। स्टेज डोर से भी नहीं किया जा सकता क्योंकि वो शो के बाद भीतर से बंद किया जाता है। फिर तो मेहताब राय खाली स्टेज की तरफ तभी तवज्जो दे सकता है जबकि अनेक्सी की ओर से गलियारे का दरवाज़ा खुला हो। हाँ, अगर ऐसा है तो फिर तो मैं यही कहूँगा कि मेहताब राय का खाली स्टेज की तरफ खास तवज्जो की बाबत तुम्हारा शक बेबुनियाद है। हो सकता है, वो आश्वासनहीन स्वर में बोला। दूसरे, उसके पास कत्ल का कोई उद्देश्य नहीं दिखाई देता। एक अल्टरनेट थ्योरी ये भी है कि कत्ल अंतरा का नहीं, विवेक वर्मा का करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके पास विवेक वर्मा के कत्ल का भी कोई उद्देश्य दिखाई नहीं देता। भाई, मेरे मन में जो था मैंने बोल दिया। अच्छा किया, मैं फिर भी मेहताब राय से बात करूंगा और उसके इस सिलसिले में कुछ भांपने लायक है तो मैं भांपने की कोशिश करूंगा। ओके? उसने सहमति में सिर हिलाया। मैं वहां से रुखसत हुआ। अनेक्सी में विवेक वर्मा का ड्रेसिंग रूम तलाश करने में मुझे कोई दिक्कत न हुई। वो भीतर मौजूद था और कई बल्बों से रोशन शीशे के सामने बैठा अपना मेकअप खुद कर रहा था। वो खूबसूरत, फैशनेबल, आधुनिक नौजवान था, यानी कि एन वैसा था जैसा कि आज के रोमियो को होना चाहिए था। मैंने उससे हेलो बोला और अपना परिचय दिया। मैंने सुना है तुम्हारी बाबत, वो संजीदगी से बोला। अच्छा, किससे सुना? क्या पता किससे सुना, शायद पुलिस से। आई सी। जब से वो वाकया हुआ है कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। अब कोई कान तो नहीं बंद रख सकता। वो भी सुना जो कत्ल को लेकर तुम्हारी बाबत कहा जा रहा है? क्या ये कि असल में तुम्हारे कत्ल की कोशिश हुई थी, अंतरा खामखा मारी गई थी? नॉनसेंस। तुम्हें इस थ्योरी से इत्तेफाक नहीं? इत्तेफाक? मुझे मालूम पड़ जाए कि इस वाहियात थ्योरी का ओरिजिनेटर कौन है तो मैं उसे दोनों हाथों से गर्दन से पकड़ के हिलाऊं। थ्योरी इतनी तो खस्ता नहीं, इतना ही खस्ता है। तुम्हारी निगाह में कोई तुम्हारे कत्ल का तमन्नाई नहीं हो सकता? नहीं, नहीं हो सकता। वो बदनसीब बाप भी नहीं जिसकी बेटी को तुमने प्रेग्नेंट कर दिया। वारदात वाले दिन थापर साहब दिल्ली में नहीं थे। कैसे मालूम? होते तो थिएटर पहुंचते। कैसे मालूम कि नहीं पहुंचे थे? कैसे मालूम कि एन वारदात के वक्त वो मौकाए वारदात पर नहीं थे? वारदात के वक्त तुम्हारा और तुम्हारे साथ स्टेज पर मौजूद तमाम कलाकारों का रुख तो पब्लिक की तरफ था। तुम्हें क्या मालूम तुम्हारी पीठ पीछे क्या हो रहा था? नहीं मालूम। मेरी पीठ पीछे आंखें नहीं हैं, लेकिन इतनी अक्ल तो मैं रखता हूँ या नहीं रखता कि कौन सा काम हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। मेरी अक्ल जो कहती है वो ये है कि अव्वल तो थापर साहब कत्ल जैसे जघन्य अपराध का ख्याल ही नहीं कर सकते। ये शैतानी ख्याल किसी तरीके से उनके जहन में घर कर भी जाए तो उतने फैंसी तरीके से नहीं कर सकते जितने से कि कत्ल हुआ। जमा अगर वो सोमवार दिल्ली में मौजूद थे और उनकी कोशिश मेरे कत्ल की थी तो एक बार नाकाम हो जाने के बाद अभी तक दोबारा ऐसी कोशिश क्यों न की? दम तो था उसकी बात में। कोई पहले से ज्यादा फैंसी स्कीम सोच रहे होंगे। नॉनसेंस। बहरहाल उनकी बेटी का जो हाल तुमने किया, मैंने किया? मैं हड़बड़ाया और फिर बोला, बाप तो यही कहता है। बाप को कैसे मालूम? जब जब हाल हो रहा था तब तब वो बेटी के सिरहाने खड़ा था। मैंने अवाक उसकी तरफ देखा। कोई कांटों के झाड़ में हाथ दे, उसके हाथ में कई कांटे चुभ जाएं तो बाद में कोई हाथ देखकर ये बता सकता है
कि हाथ पर जो खरोंच सबसे गहरी लगी थी वो कौन से कांटे से लगी थी? क्या मतलब हुआ इसका भाई? दैट गर्ल वाज एन इजी ले, शी वाज ए नाइस टाइम हैड बाई एवरीबॉडी। बच्चलन है? बच्चलन कान दुखाने वाला लफ्ज है। उसे मॉडर्न लैंग्वेज में कहते हैं सी वाज ए सपोर्टिंग गर्ल, किसी से भी राजी हो जाने वाली। हाँ, तो उसकी हालत के लिए तुम अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानते? मानता हूं, लेकिन मजबूरन। मजबूरन? हाँ, क्योंकि सिर्फ मैं उसके साथ रंगे हाथों पकड़ा गया था और उस कमबख्त लड़की ने भी तब रोने सिसकने बिसूरने की बेमिसाल अदाकारी पेश करते हुए कहा था कि क्योंकि वो मुझे अपना पति मान चुकी थी, इसलिए अपने होने वाले पति की मनोकामना पूरी करना उसने अपना धर्म समझा था। क्या कहने, मैं फंसा हुआ था। मैं जो प्रत्यक्ष था उसे नहीं झुठला पाया था। तब हालात ऐसे थे कि वो बात तूल पकड़ती तो मेरा अगला कदम जेल में होता। जो सती नारी मुझे अपना पति मान चुकने के बाद मेरे साथ हमबिस्तर हुई थी, बाद में जब वो सिखाया पढ़ाया बयान देती तो यही कहती कि उसके साथ बलात्कार हुआ था। बलात्कार? बताओ तो, राजी का रेप होता है? बहरहाल उस रंगे हाथों पकड़े जाने वाले वाकये के सदके उस लड़की के होने वाले बच्चे के बाप तुम तस्लीम किए गए हो। ऐसा ही है बदकिस्मती से। तुम साबित नहीं कर सकते कि तुम अकेले शख्स नहीं थे जिसके साथ की उसके जिनसी ताल्लुकात थे? नहीं कर सकता। तो अब तुम उससे शादी करोगे? इतना मूर्ख तो नहीं हूं मैं। वो संकट की घड़ी टल जाने के बाद अब इतना मजबूर भी नहीं हूं। यानी कि नहीं करोगे? किसी लड़की को हामला कर देने के बाद उससे शादी करना हैट में सिट करके हैट सिर पर पहनने के समान है। बचोगे कैसे इस जिम्मेदारी से? बच चुका हूं। थापर के साथ मेरा एक समझौता हो चुका है जिसके तहत सब ठीक हो जाएगा। कैसा समझौता? वो मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता, लेकिन उस समझौते से थापर राजी है, उसकी बेटी राजी है, मैं राजी हूं। आई सी। अब सोचो, जो एक किस्सा निपट भी चुका है उससे तैस खाकर थापर मेरे कत्ल की कोशिश भला क्यों करेगा? क्यों करेगा? करेगा भी तो ऐसा करने से उसकी हामला बेटी बेहमल हो जाएगी? नहीं। समझौता क्या हुआ? इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जो तुम्हारे मतलब की बात है वो मैंने तुम्हें बता दी। तुम्हारे मतलब की बात यह है कि इस थ्योरी में कोई दम नहीं है कि असल में कोशिश मेरे कत्ल की हुई थी और वो थापर ने की थी। तुम्हारे पर चर्सी होने का इल्जाम है। किसने लगाया? पुलिस ने। तो क्या हुआ? जिन बातों की बिना पर पुलिस तुम्हें अंतरा का कातिल करार दे रही है उनमें से एक ये भी है, तुम ड्रग एडिक्ट हो। नहीं हूं। कभी कभार एक आध चुट्टा मार लेने से कोई एडिक्ट नहीं हो जाता। पुलिस ने तुम्हारे पास से चरस की सिगरेट बरामद की थी, लिहाजा एडिक्शन का साधन तुम्हारे पास उपलब्ध था। उस वक्त इत्तफाकन उपलब्ध था, लेकिन रेप का साधन तो मेरे पर सदा उपलब्ध है। यूं मैं कन्फर्म्ड रेपिस्ट हो गया। बहस अच्छी कर लेते हो। बाई द वे, आजाद कैसे हो? क्या मतलब? पुलिस की निगाहों में तुम सस्पेक्ट नंबर 1 हो। अच्छा, वो तो मैं अब भी हूँ, लेकिन फिलहाल आजाद हूँ। पुलिस ने शराफत दिखाई, जात दिखाई उस इंस्पेक्टर ने जिसके हाथ में ये केस है, इस शर्त पर रिहा करने के कि मैं तफ्तीश के लिए पुलिस को सदा उपलब्ध रहूंगा। 50,000 रुपये झाड़े मेरे से। खासी मोटी रकम है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। अच्छा, थिएटर में रोजी रोटी के लिए नहीं करता, शौकिया करता हूँ, इसीलिए रिहा होने को उतावला था ताकि हुस्न की बौछार होती रहे और तुम सराबोर होते रहो। हाँ, अब तक कितनी सुकुमारियों का मान मर्दन कर चुके हो मालूम नहीं। अब तो एक अरसा हो गया है गिनना छोड़े। मैं तुम्हारी साहबगोई की दाद देता हूँ। साथ ही ये जानकर खुशी हुई कि फसल फल फूल रही है दिल्ली शहर में। कौन सी फसल? हरामियों की। उसके चेहरे पर नाराजगी के भाव आए। हेलो फेलो ब्रदर, मैं बोला, वेलकम टू दी लाज। तब वो जोर से हंसा। उसने बहुत गर्मजोशी से मेरे से हाथ मिलाई। उसका शुक्रिया अदा करके मैंने वहां से रुखसत पाया। बाहर आकर मैंने मुकुंद लाल को फोन किया। क्या खबर है? मैंने पूछा।
कुछ जानकारी हासिल की है मैंने उस लड़के के मामले में। दिल्ली शहर के अपने हम उम्र रईस जादों की तरह मौज मस्ती का शौकीन है। तफरीह के लिए 5 स्टार होटल्स के डिस्कोज में जाता है तो हमेशा कोई ना कोई फुलझड़ी साथ होती है। खासुल खास आजकल एक लड़की है जिसका कि वो कुछ ज्यादा दीवाना बताया जाता है। कौन है वो लड़की, क्या नाम है, कहाँ रहती है, मालूम हुआ कुछ? नाम अर्चिता जठार है। सुंदर नगर के एक होटल में रहती है। होटल का नाम पवन हंस है। अब बोल, मैंने बोनस के काबिल काम किया या नहीं? कोहली, ये सोच के बोलना कि उसकी आज की तारीख की खासुल खास मासूक की जानकारी निकालना ही बड़ा काम था। कबूल, उसी की और खबर ले। अब छोकरे को छोड़ और इस लड़की की बाबत और जानकारी निकाल। मतलब ये कि फौरन होटल पवन हंस पहुंचता हूँ, लेकिन इस नए काम की कोई नई फीस तो मुकर्रर कर। काम नया नहीं है, पुराने की ही एक्सटेंशन है, लेकिन फिर भी की मुकर्रर 1000 रुपये और। जीता रहे। मैंने फोन बंद किया और थापर की तलाश में निकला। गलियारे में मैं सुजाता मेहरा से टकरा गया। जिंदा हो? वो भुनभुनाई। अभी तो हूँ मासूकों की दुआओं से। बुध से शनि हो गया, कोई खोज खबर नहीं लेनी थी? मेरे लिए है कोई खोज खबर तेरे पास? अभी नहीं तो फिर क्या फर्क पड़ गया? तुम्हें नहीं पड़ गया, मुझे तो पड़ गया। मैं तुम्हारी खातिर यहाँ हूँ, इसलिए यहाँ हूँ क्योंकि मेरी यहाँ मौजूदगी से तुम्हारा मतलब हल होता है। जब तुम्हें मतलब की कोई फिक्र ही नहीं, कोई परवाह ही नहीं, कोई पूछ ही नहीं, तो इसका तो ये मतलब हुआ कि क्या कि तुम मुझे यूज कर रहे हो? अरे नहीं मेरी लाडो, तो फिर कहाँ हो इतने दिनों से? अस्पताल में था। मैंने कॉलर उघाड़कर उसे अपना कंधा दिखाया और अपने फूटे माथे की तरफ तवज्जो दिलाई। हाय राम, उसके मुंह से निकला। अखबार नहीं पढ़ती हो? नहीं, मेरे ऑफिस में बम फूटा, मरते मरते बचा। आज ही से मोबाइल हुआ हूँ। ओह, मी एंड माई बिग माउथ मैचिंग बिग माउथ, मैचिंग बिग माउथ, मैचिंग विद वार। जवाब में मैंने उसके बक्स को कोहनी से टहोका और कूल्हे पर दस्तक दी। सन ऑफ बिच, वो प्रशंसात्मक स्वर में बोली। ओरिजिनल, मैं बधाई कबूल करने के अंदाज से बोला। वेरी फर्स्ट। वो हंसी और फिर संजीदगी से बोली, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। नेवर माइंड। वैसे कैसा चल रहा है? बढ़िया, मजा आ रहा है। मैं बहुत जल्द मिलूंगा। मिलना प्लीज। उससे अलग होकर मैंने आगे कदम बढ़ाया तो मुझे एकदम ठिठक जाना पड़ा। आगे गलियारे के खुले दरवाजे की चौखट से टेक लगाए खड़ी सोनिया रैना अपलक मुझे देख रही थी। मैंने खुद को संभाला और यूं मुस्कुराया जैसे उसे देखकर मैं बाग बाग हो गया था। लेकिन मेरे आगे कदम बढ़ाते ही वो चौखट से हटी और उसने भड़ाक से दरवाजा बंद कर दिया। नो प्रॉब्लम, मैं अपने आप से बोला। यू प्लीज सम, यू अनाय सम, यू विन सम, यू लूज सम। ल्यूड लाइफ ऑफ लक्की बास्टर्ड। सुधीर कोहली रोल्स ऑन। थापर मुझे अपने ऑफिस में बैठा सिगरेट के कस लगाता मिला। उम्र में वो मुझे अपने चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर और स्टेज मैनेजर अम्बरीश पसरीचा से कोई ज्यादा बड़ा न लगा। वो संजीदा सूरत था, क्लीन शेव्ड था, उसके नयन नक्श अच्छे थे, रंग गोरा था, सिर पर अधपके लेकिन घने बाल थे और वो कोई एंजिंग फिल्म स्टार जान पड़ता था। मोटे तौर पर ऑफिस उसका भी पसरीचा जैसा था, सिवाय इसके कि वो काफी बड़ा था और उसकी एक दीवार के साथ एक दीवान भी लगा हुआ था। मैंने उसे अपना परिचय दिया, जिसकी तरफ कोई खास तवज्जो देता वो मुझे न लगा। बैठो, वो बोला। शुक्रिया। क्या चाहते हो? आपसे चंद सवालात पूछना चाहता हूँ। क्यों? सवाल इतना दो टूक था कि मैं हड़बड़ा गया, क्योंकि मैं इंसाफ पसंद आदमी हूँ। आपकी एक गोल्डन गर्ल का कत्ल हो गया। मुझे अफसोस है कि मेरी गैर हाजिरी में ऐसा हुआ। होनी होके रहती है, उस पर किसी का अख्तियार नहीं होता। ये भी ठीक है, आप डायरेक्टर हैं, अपनी कास्ट को डायरेक्ट कर सकते हैं, कातिल के नापाक इरादों को डायरेक्ट नहीं कर सकते। बशर्ते कि मैं जानबूझकर एक क्षण ठिठका और फिर बोला, आप खुद कातिल ना हो। क्या बकते हो? मैं तुम्हें कातिल लगता हूँ? नहीं,
लगते तो आप राजेश खन्ना हैं। मिस्टर, डोंट ट्राई टू बी फनी, कम टू द पॉइंट। यस सर। दाएं बाएं की बातें करोगे तो मुझे अफसोस होगा कि मैंने तुम्हारे से बात करना कबूल किया। मैं सीधी बात करता हूँ। यस, डू दैट। सर, बतौर पीडी इस कत्ल से मेरा कुछ ऐसा रिश्ता बन गया है कि इसकी तफ्तीश में मेरा दखलंदाज होना लाजमी हो गया है। ये मेरी दिली ख्वाहिश बन गई है कि कातिल को जल्द अज जल्द सख्त से सख्त सजा मिले। मैं तुम्हारी ख्वाहिश को एंडोर्स करता हूँ क्योंकि मेरी खुद की भी यही ख्वाहिश है। जानकर खुशी हुई। आप मुंबई से कब लौटे? बुधवार। कत्ल की खबर यहाँ आकर ही लगी होगी। नहीं, मुंबई में ही लग गई थी, पेपर में छपी थी खबर। मंगलवार। हाँ, वो हौलनाक खबर पढ़कर आपको फौरन यहाँ लौटने की अभिलाषा ना हुई? बराबर हुई भाई, मैं तो उड़ के आना चाहता था। मुझे मालूम हुआ है, वैसे भी आप उड़ के ही आते जाते हैं। मैंने मुहावरा इस्तेमाल किया था। वह अप्रसन्न भाव से बोला। आई सी। फौरन मुझे किसी फ्लाइट से टिकट हासिल नहीं हो सकी थी। बुधवार सुबह की फ्लाइट की टिकट भी बहुत मुश्किल से मिली थी। बहुत व्याकुल हुए होंगे आप। होना ही था, उड़कर आना मुमकिन नहीं था, इसलिए फोन लगाया होगा इधर थिएटर में। लगाया ही था, लेकिन अजीब इत्तेफाक था कि फोन लग नहीं पाया था। मोबाइल में रोमिंग हो तब तो ऐसी हालत नहीं होती। आपने पसरीचा साहब का मोबाइल बजाया होता तो वो जरूर बजता। वो क्या है कि मुझे ख्याल नहीं आया था पसरीचा के मोबाइल का, जबकि वो खुद बराबर ख्याल रखते हैं। एक बार तो मेरे सामने ही उन्होंने आपको कॉल लगाई थी। अच्छा, कब? मंगलवार रात को, लेकिन जवाब नहीं मिला था। मुझे तो ना पता चला कॉल का। कभी बाद में तो पता चला होगा मिस्ड कॉल से देखकर। ऐसी कोई मिस्ड कॉल मेरे मोबाइल पर दर्ज नहीं थी, तो फिर टेलीफोन ऑफ होगा शायद। अमूमन आप अपना टेलीफोन हमेशा ऑन रखते हैं या बावक्त ज़रूरत उसे ऑफ भी करते रहते हैं? अमूमन तो हमेशा ऑन रखता हूँ। मंगलवार रात को अनजाने में ऑफ हो गया होगा। हो सकता है। इस वक्त देखिए, ऑफ है या ऑन है? उसने जेब से फ़ोन निकालकर देखा और बोला, ऑन है। आप बुधवार से दिल्ली में हैं। आज शनिवार की शाम है, लिहाजा मुंबई से वापसी के बाद से आपका काफ़ी वक्त थिएटर की कास्ट और क्रियो के साथ गुजर चुका है। हाँ, फिर तो आपको खबर होगी कि वारदात के बारे में पुलिस क्या करती है, बाज लोग क्या कहते हैं। हाँ, पुलिस का ख्याल है कि कातिल विवेक वर्मा नाम का वो नौजवान है जो कि शो के वक्त अंतरा श्रेष्ठ के एन पीछे खड़ा था। लेकिन थिएटर के एक आला दिमाग की थ्योरी है कि कातिल का निशाना असल में विवेक वर्मा था और अंतरा खामखा मारी गई थी। आपका इन दोनों में से किस बात से इत्तेफाक है? मैं इस बाबत कुछ नहीं कहना चाहता। आपकी विवेक वर्मा से अनबन जग विदित है। एक मर्तबा पहले भी आप उस पर कातिलाना हमला कर चुके हैं। पहले भी से क्या मतलब है भाई तुम्हारा? आप जानते हैं क्या मतलब है मेरा? नहीं, मैं नहीं जानता। आप ऐसा शायद ये सोच के कह रहे हैं कि मुझे कोई 1 महीना पहले के उस वाक़ये की खबर नहीं है, जबकि रिहर्सल्स के दौरान आपने स्टेज पर ही आलाए कत्ल जैसे ही खंजर से विवेक वर्मा पर हमला कर दिया था। वो खामोश रहा। उस लड़के ने आपकी बेटी से बदफैली की। आपका गुस्सा जायज़ था। वो बात अब खत्म हो चुकी है। कैसे खत्म हो चुकी है? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो मेरा जाति मामला है। मैं नहीं चाहता कोई उसमें दखल दे। तुम्हारा मुझ पर जो इल्ज़ाम है, जो बेजा इल्ज़ाम है, वो ये है कि मैंने विवेक वर्मा के कत्ल की कोशिश की, जिसमें मेरे से ऐसी चूक हुई कि उसकी जगह अंतरा मारी गई। मेरा जवाब यह है कि उस वारदात के वक्त मैं दिल्ली में नहीं था। दूसरे, मैं रैम्बो नहीं हूँ जो फासले से खंजर फेंक कर मारता तो वो पूरे का पूरा किसी की पीठ में धंस जाता। तीसरे, मैंने खंजर करीब से चलाया होता तो निशाना चूकने जैसी कोई बात ही ना होती, तो खंजर उसी को लगा होता जो कि मेरा निशाना होता। आपकी दलीलों में दम है। सच्ची बात में हमेशा दम होता है और पुलिस को मेरी बात से इत्तेफाक है। आपकी दमदार बात से, जिसका सबसे ज़्यादा दम इस बात में है कि कत्ल की वारदात के वक्त आप दिल्ली में नहीं थे।
हाँ, आप बुधवार सुबह दिल्ली पहुंचे और बड़े फरमाइशी अंदाज से, बड़े फैन फेयर के साथ एयरपोर्ट से यहाँ लाए गए। फैन फेयर से क्या मतलब है भाई तुम्हारा? मेरे आगे आगे बैंड बज रहा था। बैंड से तो गवाह बहुत ज्यादा हो जाते, जबकि आपकी निगाह में 2 ही गवाह काफी थे। गवाह? कैसे गवाह? सर, आपने कहा पुलिस को आपके बयान से इत्तेफाक है। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि क्यों इत्तेफाक है। इसलिए इत्तेफाक है क्योंकि आपके बयान में जो छेद है वो उन्हें न दिखाई दिया। नॉनसेंस, मेरे बयान में कोई छेद? लेकिन किसी और को बराबर दिखाई दिया। किसी और को? किसे? यूअर्स ट्रूली को। मैं बड़े ड्रामाई अंदाज से सिर नवाता बोला। तुम क्या कहना चाहते हो? आप सोमवार शाम से दिल्ली में थे और ये मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। वो भौचक्का सा मेरा मुंह देखने लगा। इतना हैरान होकर दिखाने की जरूरत नहीं है जनाब। ये एक मामूली बात है जो मामूली जहमत से जानी जा सकती है। पुलिस को इसे जानने की जरूरत इसलिए नहीं महसूस हुई क्योंकि उनकी निगाह में आप सस्पेक्ट नहीं थे और उनके पास इस हकीकत में खोट तलाश करने की कोई वजह नहीं थी कि आप बुधवार सुबह मुंबई से लौटे थे। तो तुम्हारे पास थी? हाँ थी। मुझे इस अल्टरनेट थ्योरी पर यकीन नहीं आ गया था कि असल कोशिश विवेक वर्मा के कत्ल की हुई थी और वो कोशिश आपने की हो सकती थी। फिर भी मैंने इस बात की पड़ताल में कोई हर्ज नहीं माना था कि वारदात का अल्टरनेट सस्पेक्ट यानी कि आप वारदात के वक्त मौकाए वारदात पर मौजूद हो सकते थे या नहीं। मेरी पड़ताल का ये नतीजा निकला कि आप मौजूद हो सकते थे। इसलिए मौजूद हो सकते थे क्योंकि अपने ओरिजिनल शेड्यूल के मुताबिक आप सोमवार दोपहर बाद 2 बजे की इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट से दिल्ली लौट के आ चुके थे। मैंने एक क्षण ठिठक कर उसकी पसेमान सूरत पर निगाह डाली और फिर आगे कहा, सोमवार शाम को आप चुपचाप यहाँ पहुँचे। आपने यहाँ विवेक वर्मा के कत्ल की कोशिश की जो कि नाकाम रही। सिर्फ कोशिश नाकाम रहती तो खैरियत होती, लेकिन जो खतरनाक खेल हुआ वो ये हुआ कि विवेक वर्मा की जगह अंतरा श्रेष्ठ मर गई। तब आपको इसी बात में आपकी खैरियत दिखाई दी कि किसी को आपकी दिल्ली में मौजूदगी की खबर न लगती। नतीजतन आप उल्टे पांव मुंबई लौट गए और बुधवार को बाकायदा अनाउंसमेंट के साथ 2 गवाहों की मौजूदगी में दोबारा मुंबई से दिल्ली लौटे। अब जरा ये सोचिए डायरेक्टर साहब कि जब ये बात आपका खादिम साबित कर सकता है तो पुलिस क्या नहीं कर सकती। पुलिस को इस बाबत सिर्फ एक इशारे की जरूरत होगी और फिर आप उनके जाल में फंसे मछली की तरह तड़प रहे होंगे। तुम इशारा दोगे पुलिस को? आप मुझे अपनी बेगुनाही की बाबत मुतमईन कर सकेंगे तो नहीं भी दूंगा। मैंने कत्ल नहीं किया तो फिर ये प्रपंच क्यों रचा? 2 दिन में 3 बार दिल्ली मुंबई आवाजाही क्यों की? क्योंकि मुझे अंदेशा था कि मुझे कातिल करार दिया जा सकता था। अंतरा का, विवेक का, अंतरा का कत्ल भला कोई क्यों करता? उस सीधी सादी लड़की से किसी की भला क्या अदावत हो सकती थी? मैं शो की सारी कास्ट को जाती तौर पर जानता हूँ। किसी के पास उसके कत्ल का कोई उद्देश्य नहीं था। कोई उससे इतना खफा नहीं था कि खून खराबे पर उतर आता। लिहाजा मेरा खुद का भी तब यही ख्याल था कि किसी ने ऐन उसके पीछे खड़े विवेक वर्मा के कत्ल की कोशिश की थी, लेकिन उस पर हुए वार का शिकार बदकिस्मती से अंतरा हो गई थी और मेरी बदकिस्मती से विवेक के कत्ल का उद्देश्य सिर्फ मेरे पास था। इस बात ने मुझे इतना डराया कि मैंने चुपचाप मौकाए वारदात से खिसक जाने में ही अपनी भलाई जानी। मैंने इस बात का फायदा उठाया कि किसी को मेरी मुंबई से वापसी की खबर नहीं लगी थी। मैंने रात एयरपोर्ट के करीब के एक होटल में काटी और सहारा की अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट से वापस लौट गया। फिर जाहिरा तौर पर बुधवार सुबह मैं वापस लौटा। बुधवार को ही पुलिस से मेरी बात हुई। उन्हें मेरे इस बयान पर रत्ती भर भी शक न हुआ कि मैं पिछले 1 हफ्ते से मुंबई में था और उसी रोज वहां से वापस लौटा था, जिसकी की पसरीचा और खुराना ने पुरजोर तस्दीक की। उस तस्दीक की खातिर ही तो आपने पसरीचा को मुंबई से फ़ोन करके अपनी फ़्लाइट की बाबत बताया था और आपको रिसीव करने के लिए उसे और खुराना को एयरपोर्ट पर बुलाया था। खुराना को नहीं, सिर्फ पसरीचा को,
खुराना तो इत्तेफाक से पसरीचा के साथ चला आया था और मैंने सोचा था कि अच्छा था, एक से भले दो। तो आपका कहना है कि कत्ल आपने नहीं किया? नहीं किया, इसीलिए तो मैंने तुम्हें ये बात बताई। वो बात बताई है जो एक बार शक हो जाने के बाद छुपी रह सकने वाली नहीं थी। मेरे भाई विवेक वर्मा के कत्ल की मेरे पास कोई वजह नहीं थी। बराबर थी, उसने आपकी बेटी के साथ बदफैली की थी, उसने आपकी बेटी को हमला किया था। अब कोई वजह नहीं थी। अब क्या हो गया? हमल गिरवा दिया? नहीं तो? भाई मेरा यकीन करो, वो बात अब खत्म हो चुकी है। आपने पहले भी कहा, कैसे खत्म हो चुकी है? अब क्या कहूँ, कहना तो पड़ेगा, मुझे नहीं तो पुलिस को कहना पड़ेगा। गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए, अमूमन नहीं उखाड़ने चाहिए, लेकिन जब उन्हें उखाड़े बिना गति न हो तो उखाड़ने पड़ते हैं। अच्छी बात है। सुनो मिस्टर कोहली, ये बात अपनी जुबान पर लाते मेरा एक बाप का कलेजा फटता है कि मेरी बेटी बदचलन थी, उसके कई मर्दों से ताल्लुकात थे। विवेक क्योंकि उसके साथ रंगे हाथों पकड़ा गया था, इसलिए उसकी हालत के लिए सहज ही मैंने विवेक को दोषी मान लिया था और खंजर लेकर उसे मारने दौड़ा था। ऐसा मैं फिर कर सकता था, इसलिए मेरी खातिर मैं कत्ल करने में कामयाब हो जाता तो लंबी सजा पाता। इसलिए मेरी खातिर मेरी बेटी ने मुझे असलियत बताई। उसने बताया कि उसकी हामला हालत के लिए प्रीतम परमार नाम का एक दूसरा युवक जिम्मेदार था, जो कि ऑर्केस्ट्रा में वायलिन बजाता था। मैंने परमार से बात की, उसने अपना गुनाह कबूल किया। मैंने उसे कहा कि वो मेरी हामला बेटी से शादी करे। वो खुशी खुशी राजी हो गया। बोला वो तो चाहता ही यही था, लेकिन जुबान से कहने की हिम्मत नहीं कर पाता था, क्योंकि उसे अंदेशा था कि बतौर दामाद तो मैं उसे कबूल करूंगा ही नहीं, उल्टे या तो गिरफ्तार कर दूंगा या खुद गोली मार दूंगा। कहने का मतलब ये हुआ कि उस सिलसिले में अब कोई समस्या बाकी नहीं। प्रभु की कृपा से नहीं। हल के तौर पर कोर्ट मैरिज का फैसला हुआ था, जिसके लिए कि 1 महीने का नोटिस देना होता है और 3 दिनों में वो म्याद खत्म हो रही है। बुधवार सुबह उन दोनों की कोर्ट में शादी हो जाएगी। बधाई। उसने गमगीन भाव से गर्दन हिलाई। इस तमाम गुफ्तगू का लब्बो लुआब ये हुआ कि आपकी विवेक वर्मा से कोई अदावत नहीं, कोई रंजिश नहीं, इसलिए आपके पास उसके कत्ल का कोई उद्देश्य नहीं। हाँ, हकीकत जान चुकने के बाद अब इस बाबत तुम चुप रह सकोगे कि सोमवार शाम को मैं दिल्ली में था? अगरचे ये हकीकत है तो हाँ, तुम्हें अभी भी कोई शक है? अगर आपकी इतनी बड़ी समस्या यूं हल हुई तो इसमें विवेक वर्मा का तो कोई रोल न हुआ, न समस्या में न हल में। हाँ, तो उसने ये क्यों कहा कि आपकी बेटी की हामला हालत के मामले में उसका उसका आपसे कोई समझौता हो चुका था? समझौता? जी हाँ। कैसा समझौता? जिससे आप राजी, आपकी बेटी राजी और खुद वो राजी। अरे कैसा समझौता? उसने नहीं बताया, जोर देकर पूछने पर भी नहीं बताया, लेकिन समझौता 2 पार्टियों में होता है। उसने नहीं बताया तो आप बता दीजिए। कोई समझौता हो तो बताऊं। तो उसने ऐसा क्यों कहा? क्या पता क्यों कहा। शायद इसलिए कि उसने अपनी तरफ से मेरी तवज्जो हटी देखी तो अपना इमेज बनाने की उसे ये एक तरकीब सूझी। हो सकता है। तो अब ये स्थापित है कि आपकी बेटी के पेट के बच्चे का बाप प्रीतम परमार नाम का नौजवान है, जो आपकी बेटी को दिल से चाहता है, इसलिए अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हुए उससे शादी करने जा रहा है। हाँ, और इस घटनाक्रम से विवेक वर्मा का कुछ लेना देना नहीं। अब आपकी बेटी का विवेक वर्मा से कोई मेलजोल नहीं। उसकी शादी होने वाली है, वो एक इज्जतदार गृहिणी बनने वाली है। वो अब विवेक वर्मा की शक्ल नहीं देखना चाहती। फिर तो मैं यही कहूँगा कि सुबह का भूला शाम को घर लौटा। हाँ, एक आखिरी सवाल और। आपके होने वाले दामाद को इस बात से कोई एतराज़ नहीं कि आपकी बेटी के और मर्दों से भी ताल्लुकात थे? परमार आज़ाद ख्याल लड़का है, कहता है शादी के दिन से एक नई जिंदगी शुरू होती है और उसे नई जिंदगी से मतलब है।
बीती बातों से उसका कोई सरोकार नहीं। वेरी नोबल ऑफ हिम। बीती विसार के आगे की सुध लेने वाली ऐसी महान आत्माओं से ही तो ये सृष्टि चलती है। तुम मजाक कर रहे हो? नमस्ते। मैं एकाएक उठ खड़ा हुआ। नमस्ते कर रहा हूँ जनाब। अगले दिन रविवार था और मैं काफी देर तक सोते रहने का इरादा लेकर आधी रात के करीब बिस्तर के हवाले हुआ था। मेरी ख्वाहिश पूरी न हो सकी। मुकुंद लाल ने आकर मुझे सोते से जगाया। मैंने घड़ी पर निगाह डाली तो पाया 9 बजे थे। क्या आफत आ गई? मैं झल्लाया। तूने सुध नहीं ली? वो सहज भाव में बोला। इसलिए रिपोर्ट देने आया हूँ। फोन पर नहीं दे सकते थे? दे सकता था, लेकिन फोन पर तू मुझे 2,500 रुपये नहीं पकड़ा सकता था। वंस ए थीफ ऑलवेज ए थीफ, वंस ए पुलिसमैन ऑलवेज ए पुलिसमैन। वो हंसा। है कुछ रिपोर्ट के काबिल? मैं बोला। है ना, तभी तो आया। वो तो तूने पहले ही बोल दिया कि रोकड़ा कलेक्ट करने आया। फोकट का नहीं, कुछ पेश करके कुछ हासिल करने आया हूँ करार के मुताबिक। अब कुछ बोल तो सही। मैंने तुझे इंद्रजीत भास्कर की करंट मासूक अर्चिता जठार के बारे में बताया था, जो कि सुंदर नगर के होटल पवन हंस में रहती थी। याद आया? हाँ, वो होटल दरअसल होटल नहीं है, एक अपार्टमेंट हाउस है, जहाँ की शॉर्ट या लॉन्ग स्टे के लिए फर्निश्ड अपार्टमेंट किराए पर मिलते हैं। वहाँ के अपार्टमेंट नंबर 9 में वो लड़की अपने बाप का नाम बसंत राव जठार के साथ रहती थी। रहती थी बोला? हाँ, यानी कि अब नहीं रहती? नहीं रहती। कहाँ गई? किसी को मालूम नहीं। कब गई? सोमवार को, यानी कि जिस रोज अंतरा श्रेष्ठ का कत्ल हुआ था। आगे बढ़, मैं बोला। मैंने वहाँ मैनेजर से बात की थी। उससे जो जानकारी मैं निकलवा पाया वो ये है कि लड़की का बाप मैनेजर के पास पहुंचा था। उसने बोला था कि वो अपार्टमेंट छोड़ रहे थे और बिल चुकता किया था। कोई वजह ना बताई एक अपार्टमेंट छोड़ने की? नहीं। कोई फॉरवर्डिंग एड्रेस ना छोड़ा? कोई डाक वगैरह रिडायरेक्ट करने की खातिर मैनेजर ने इस बाबत खास पूछा, लेकिन उसने कुछ ना बताया। रुखसत होते किसी ने देखा? डोरमैन ने देखा। उसके सामने बापू ने एक गुजरती टैक्सी को रोका था और उस पर सवार होकर चल दिया था। सामान के साथ बेटी बाद में गई होगी। बाद में नहीं, शायद पहले ही चली गई थी, क्योंकि बाप के साथ तो उसे डोरमैन ने जाते देखा नहीं था और सामान कई घंटे पहले कोई और ही आदमी आके लेकर गया था। उन लोगों ने यूं दे दिया सामान। बाप सामान को पीछे पैक और लॉक करके छोड़ के गया था और मैनेजर को बोल के गया था कि उसका कोई आदमी सामान लेने आएगा। क्या सामान था? एक सूटकेस, एक बैग, बस। वो होटल की तरह फर्निश्ड अपार्टमेंट था। वहाँ की खूबी ही यही थी कि फैमिली की ज़रूरत का हर सामान वहाँ उपलब्ध होता था। आई सी। और फिर एक सूटकेस बाप भी तो लेके गया था। कब? जब वो बिल चुकता करके एक टैक्सी पर वहाँ से रुखसत हुआ था। ऐसा कब हुआ था? टाइम पूछ रहा है? रात 11 बजे। बाप रात 11 बजे वो जगह छोड़ के गया, ऐसा ही मालूम हुआ है। आगे बढ़। कोहली, मैंने अपना पुलिसिया रौब झाड़कर अपार्टमेंट वालों से उन लोगों की बाबत काफ़ी पूछताछ की थी जो ये कहती है कि वो दोनों बहुत रिजर्व्ड रहते थे और वहाँ के बाकी बासिंदों से कोई खास मेल मुलाकात नहीं रखते थे। बाप की तंदुरुस्ती झोल झाल ही थी, इसलिए तकरीबन वक्त वो अपार्टमेंट में ही रहता था। वहाँ के स्टाफ को अमूमन उनके तभी दर्शन होते थे जब वो अकेले या इकट्ठे कहीं जाने के लिए निकलते थे या वापस लौटते थे। बाप, तूने बताया कि झोलझाल तंदुरुस्ती वाला था। बेटी कैसी थी? नौजवान थी, फैशनेबल थी, अक्सर हेयर स्टाइल बदलती रहती थी और आंखों पर फिल्म स्टार से जैसे स्टाइलिश गॉगल्स चढ़ाकर रखती थी। अलबत्ता इतनी हसीन और दिलकश नहीं थी कि कोई उसे फिल्म स्टार ही समझ लेता। मैनेजर बोलता था
कि जैसे यूनिवर्सिटी की पीएचडी की लड़कियां होती हैं वैसी संजीदा सूरत थी, यानी कि नो नॉनसेंस गर्ल थी। क्या बोला? तू नहीं समझेगा, तेरा रोकड़ा मैं तुझे देता हूँ, लेकिन तूने लौट के वहीं जाना है। वहीं जाना है? 2500 रुपये में आज की दिहाड़ी शामिल है, समझा? समझा। आगे भी जो बन पड़ेगा तेरी भी नज़र करूँगा। फिर क्या बात है? फिर तो हुक्म बोल। सुंदर नगर वापस जा और उस ठिये पर मुतवातर निगाह रख। आसपास कोई पक्का टैक्सी स्टैंड हो तो वहाँ से उनकी बाबत दरियाफ्त कर कि वो अमूमन कहाँ आते जाते थे। इत्तेफाक से कोई उनको पूछता वहाँ पहुँच जाए तो उसकी तो खास खबर ले। हफ्ता तो होने को है उन्हें वो जगह छोड़े, अब वहाँ कौन आएगा उन्हें पूछने? शायद कोई आ जाए। ठीक है, एक बात और, तूने कहा था कि वो रईस ज़्यादा इंद्रजीत भास्कर 5 स्टार होटल्स के डिस्कोज में जाने का शौकीन था। हाँ, डिस्कोज में तो लोग अमूमन देर रात को जाते हैं। ऐसा रंगीला राजकुमार दिन में भी तो तफरीहन कहीं जाता होगा। जाता है ना, चैम्सफोर्ड क्लब में जाता है। काम धाम कुछ नहीं करता। आसिफ अली रोड पर भास्कर एंड सन्स स्टॉक ब्रोकर्स करके उनका ऑफिस है, जहां पिता दिन भर बैठता है, बेटा बैठने का नाम करता है, क्योंकि वहां बाप की तरह जम के बैठेगा तो तफरीह कैसे होगी। आज इतवार है, आज तो ऑफिस बंद होगा। मुझे खबर नहीं। और कोई बात बाकी ना हो तो अब रोकड़ा निकाल। मैंने उसे नोट थमाए। उसने उन्हें गिना और फिर शिकायत भरे स्वर में बोला, 2500 ही दिए? अबे कोई छोटा मोटा एडवांस ही दे देता। तुझे पता है आजकल मैं तंगी में हूँ आधी तनख्वाह मिलने की वजह से। पहले ये तो खर्च ले। ये तो समझ कि आए और गए। ऐसी ही फितरत अब खुद में पैदा कर, आया और गया हो। बड़बड़ाता हुआ वो चला गया। 11 बजे मैं ऑफिस पहुंचा। रजनी वहां मौजूद थी। मुझे सख्त हैरानी हुई। यहाँ क्या कर रही है? मैं बोला। एक इंटीरियर डेकोरेटर को बुलाया है, वो संजीदगी से बोली। वो आपके विस्फोट से बर्बाद हुए ऑफिस को रेनोवेट करने का एस्टीमेट देगा। दफा कर उसे, मैं नया ऑफिस ले रहा हूँ। क्या? मनहूस है ये ऑफिस, कुछ ना कुछ होता ही रहता है यहाँ। वो तो है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है यहाँ, जैसे कि तरक्की। मैंने असमंजसपूर्ण भाव से उसकी तरफ देखा। आपकी बोली, आप भूल रहे हैं कि आपकी मौजूदा औकात इसी ऑफिस से बनी है। सॉरी, मुझे इसे मनहूस नहीं कहना चाहिए था, लेकिन बात यह है कि इसी बहाने अब मैं एक बड़ा ऑफिस लेना चाहता हूँ, जो कि किसी सेंट्रल लोकेशन पर हो, यहाँ नेहरू प्लेस में, शहर के सिरे पर नहीं। ये ऑफिस मैंने मजबूरी में लिया था, क्योंकि इससे बेहतर ऑफिस मेंटेन करने की मेरे धंधे के शुरुआती दौर में मेरी औकात नहीं थी। पहले तो ये एक ही कमरे का ऑफिस था। तेरे आने से पहले मैंने किसी तरह से बगल के कमरे का जुगाड़ किया था और बीच में से दीवार निकालकर इसे इसकी मौजूदा सूरत दी थी। अब हालात जुदा हैं। अब मैं एक बड़ा और सेंट्रली लोकेटेड ऑफिस अफोर्ड कर सकता हूँ, जो कि बुलेट प्रूफ होगा, बम प्रूफ होगा। तू मेरी ख्वाहिश की खिल्ली उड़ा रही है? नहीं तो मैं तो उल्टे ये राय देने वाली थी कि जब ऑफिस बदलने का इरादा किया है तो घर भी बदल लीजिए। वो भी तो कबूतर के दड़बे जैसा ही है। तुझे कोई तकलीफ हो गई मेरे घर से? जरा भी नहीं। मुझे तो यहाँ भी कोई तकलीफ नहीं है। तो फिर घर की फिक्र ना कर, घर घरवाली से होता है। जब शादी करना कबूल करेगी तो मैं बड़े घर का इंतजाम कर लूँगा। तिहाड़ का? अरे कमबख्त, बिगर हाउस, स्पेसियस हाउस, फिट फॉर ए मैरिड कपल, फिट फॉर ए फैमिली। इसका जानते हैं क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? आपकी किस्मत में बड़ा घर नहीं लिखा, यानी कि तेरे से शादी करना नहीं लिखा। वो हंसी। बहुत मगरूर औरत है लड़की, लेकिन देखना मैं भी तेरा गरूर तोड़ के रहूँगा। अभी तो आप खुद टूटे फूटे हैं, पहले साबुत तो हो लीजिए। सब जगह से टूटा फूटा नहीं हूँ। शुरू कर दी एक आने वाली बातें। मैं हंसा।
यहाँ किसी मेजर रेनोवेशन की ज़रूरत नहीं। फिर मैं संजीदगी से बोला, तूने अपनी छुट्टी बर्बाद की है तो बस इतना टेम्परेरी इंतजाम करा कि टूटे शीशे बदले जाएं और नई मेज कुर्सियां लग जाएं। ठीक है। तभी फ़ोन की घंटी बजी। उसने कॉल रिसीव की और फिर फ़ोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। मिस्टर कोहली, आवाज़ आई। स्पीकिंग। मैं मेहताब राय बोल रहा हूँ, मुझे पहचाना? बराबर पहचाना मेहताब राय जी, कैसे फ़ोन किया? बल्कि पहले ये बताइए कि नंबर कैसे जाना? डायरेक्टरी में देखा, पहले घर का नंबर लगाया था, वहाँ से जवाब नहीं मिला तो ये सोचकर ऑफिस का नंबर लगाया कि शायद इतवार की छुट्टी ना करते हो। अब बताइए कैसे फ़ोन किया? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं खुद आपसे मिलना चाहता हूँ। अच्छा? जी हाँ, कल थिएटर में मौजूद भी था, लेकिन और लोगों के साथ ऐसा मसरूफ़ रहा कि बात जेहन से निकल गई। किस सिलसिले में मिलना चाहते थे? बताऊंगा, पहले आप बताइए, आप किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं? उसी सिलसिले में जिसमें मंगलवार को तुम्हारी मेरी लंबी बातचीत हुई थी। ओह, लिहाजा कत्ल के बारे में कोई और थ्योरी आई है आपके जहन में, या पुरानी थ्योरी में ही कोई नया फंदना टाँकना चाहते हैं? मैं मुलाकात पर सब बताऊंगा। कहाँ मिलेंगे? आज के शो से पहले किसी भी वक्त थिएटर में आना। ठीक है। मैंने संबंध विच्छेद किया। तत्काल घंटी फिर बजी। इस बार लंबी घंटी बजी, जो कि ट्रंक कॉल की आमद का सबूत थी। मैंने रिसीवर उठाकर कान से लगाया और बोला, हेलो मिस्टर जगतानी, गुड मॉर्निंग। लाइन पर सन्नाटा छा गया। कैसे जाना? फिर वो बोला, आज की तारीख में मुंबई में मेरा एक ही क्लाइंट है। दूसरे कॉलर आइडेंटिटी में जो नंबर आया है वो मुंबई का है और मेरे किसी वाकिफकार का नहीं है। कमाल है। आई एम ए डिटेक्टिव, रिमेंबर? फीस मिल गई थी? वो तो उसी रोज मिल गई थी जिस रोज का कि आपने वादा किया था, आधी रात से 5 मिनट पहले। गुड। लेकिन किसी को गवारा नहीं हुआ था कि उस रकम का कोई फायदा उठाने के लिए मैं इस फानी दुनिया में मुकाम बनाए रहता। क्या मतलब? आपकी मालूमात का मरकज देविका सुबगांवकर ने मुझे एक बड़ी सौगात भेजी। क्या? पार्सल बम, जो कि मेरे ऑफिस में एन मेरे सामने फटा। फिर खामोशी छा गई। हेलो, मैं बोला। मिस्टर कोहली? जवाब मिला, मुझे अफसोस है कि आपकी जान लेने की कोशिश की गई, लेकिन यूं ये भी हुआ है कि मुझे अपनी उस इंक्वायरी का जवाब मिल गया है जिसकी खातिर कि मैंने आपकी फीस भरी थी। जी, क्या फरमाया? मेरा काम हो गया है, आपका खत्म हुआ, नमस्ते। लाइन कट गई। मैंने वितृष्णापूर्ण भाव से रिसीवर की तरफ देखा और फिर वो नंबर फ़ोन पर लगाया जो कि कॉलर आइडेंटिटी में दर्ज हुआ था। वो नंबर भी फॉकलैंड रोड के इलाके के एक एसटीडी बूथ का निकला। फॉकलैंड रोड मुंबई सेंट्रल के करीब थी। मैंने रिसीवर क्रेडल पर रखा और रजनी की ओर घूमा। मैं बोला, ऑफिस की हालत की फिक्र करता ही यहाँ पहुँचा था कि फ़ोन की घंटी फिर बजी। लगता है, रजनी बोली, टीवी पर मॉर्निंग न्यूज़ में बताया गया है कि आज हमारा दफ्तर खुला है। मैंने फ़ोन उठाया। लाइन पर मुकुंद लाल था। अच्छा हुआ तू मिल गया, वो बोला। सुंदर नगर से बोल रहा हूँ। यहाँ एक खास बात वाक़या हुई है जिसकी वजह से तुझे फ़ोन लगाया। क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले पवन हंस में एक आदमी पहुँचा था जिसने रिसेप्शन पर आकर कहा था कि वो अपार्टमेंट नंबर 9 में जाना चाहता था। जठार के अपार्टमेंट में? हाँ, उसे ये जानकर बहुत हैरानी हुई थी कि वो लोग अपार्टमेंट छोड़ गए हुए थे। बड़ी मायूस शक्ल लिए वो वहाँ से निकला था और सुंदर नगर मार्केट में पहुँचा था। इस वक्त वो चौपाल नाम के रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है जो कि बार भी है। अभी अभी उसने बियर का ऑर्डर दिया है, जिसका मतलब है कि कुछ देर तो ठहरेगा। अगर वो तुझे अपने मतलब का आदमी लगता है तो जल्दी पहुँच इधर। मैंने उसे जवाब तक न दिया। मैंने फ़ोन रजनी को थमाया और बगुले की तरह वहाँ से निकला। मुकुंद लाल चौपाल के आगे टहल रहा था। अभी है? मैंने पूछा। हाँ, वो बोला।
दिखा। वो मुझे रेस्टोरेंट में लाया। उसने नीम अंधेरे माहौल में एक तनहा कोने में बैठे तनहा आदमी की तरफ इशारा किया। फूट, मैं बोला। मुकुंद लाल चला गया तो मैं लापरवाही से टहलता हुआ उस टेबल पर पहुंचा। वो कोई 45 साल का अच्छे व्यक्तित्व वाला, सूरत से ही संपन्न लगने वाला आदमी था। बढ़िया सूट पहने था और बड़ी खामोशी से बियर चुसक रहा था और फ्रेंच फ्राइज खा रहा था। मैं उसके सामने जा बैठा। उसने सकपकाकर मेरी तरफ देखा। मेरा नाम कोहली है, मैं अधिकारपूर्ण स्वर में बोला। मैं डिटेक्टिव हूँ। मैंने अपने पुलिस के डीसीपी द्वारा जारी किए आई कार्ड की एक मुख्तसर झलक उसे दिखाई। क्या चाहते हो? वो बोला। पहले नाम बोलिए अपना। भूषण गुप्ता। बात क्या है? कोई बात हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन इंक्वायरी तो करनी पड़ती है। कैसी इंक्वायरी? अभी मालूम पड़ता है। लेकिन ये कोई जगह है इंक्वायरी की? मैं यहाँ। ठीक है, मैं आपको थाने ले चलता हूँ। नहीं, यही ठीक है। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, लखनऊ से हूँ। दिल्ली आते जाते रहते हैं? हाँ। आखिरी बार कब आए थे? 2 हफ्ते पहले। किस सिलसिले में आना होता है? बिजनेस के सिलसिले में। लखनऊ में हमारी स्टील रोलिंग मिल है, और भी कारोबार हैं। इधर ब्रांच ऑफिस है, महीने में 2 चक्कर लगाने पड़ते हैं। शादीशुदा हैं? हाँ। बच्चे? 2 हैं। यहाँ ऑफिस कहाँ है? उसने मुझे एक विजिटिंग कार्ड सौंपा जिस पर लखनऊ और दिल्ली दोनों जगहों का पता लिखा हुआ था। अर्चिता जठार को कब से जानते हैं? वो चौंका और हक्का बक्का सा मेरा मुंह देखने लगा। कब से जानते हैं? मैं सख्ती से बोला। काफ़ी अरसे से जानता हूँ। कैसे जानते हैं? वो यहाँ हमारे ऑफिस में आई थी। आपसे मिलने? मेरे पार्टनर मुकुल अग्रवाल से मिलने। उस वक्त वो ऑफिस में नहीं था, इसलिए मैंने उससे बात की थी। किस बाबत? नौकरी की बाबत। वो नौकरी की तलाश में थी? हाँ, मेरे पार्टनर अग्रवाल के किसी वाकिफकार ने उसे हमारे यहाँ भेजा था। नौकरी मिली उसे? वो क्या है कि वो इस फील्ड में एकदम नई थी, कभी कहीं काम नहीं किया था, ना ही किसी जॉब के लिए वो क्वालिफाइड थी। जैसे टाइपिस्ट होते हैं, स्टेनोग्राफर्स होते हैं, स्विच बोर्ड या कंप्यूटर ऑपरेटर्स होते हैं। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? यस, आई डू। हमारे पास उसके लिए कोई काम नहीं था, लेकिन वो इतनी अच्छी लड़की थी कि मुझे उससे सहानुभूति हो गई थी। नतीजतन मैंने उसे कहा था कि मैं उसके लिए कहीं और किसी नौकरी का जुगाड़ करने की कोशिश करूं, इसलिए वो मेरे से संपर्क बनाए रखे। नौकरी की उसकी ज़रूरत क्या ज़्यादा ही विकट थी? हाँ, ऐसा ही बोलती थी वो। बोलती थी कि बाप दिल का मरीज था और किसी काम काज के काबिल नहीं था। उनके पास कुछ बाप के अच्छे वक्त की कमाई जमा पूंजी थी जिससे गाड़ी चल रही थी, लेकिन बिना कुछ डाले निकालते रहने से तो बड़े बड़े कोठार खाली हो जाते हैं। इसलिए उसके पास खुद नौकरी करके 4 पैसे कमाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसके बाप से मिले आप? नहीं, काफ़ी मेल मुलाकात बढ़ जाने के बावजूद वो मुझे अपने घर कभी लेकर न गई, इसलिए ऐसा इत्तेफाक कभी न हुआ। उसकी तंदुरुस्ती बहुत ही खराब बताती थी वो, इतनी कि अमूमन कहीं आता जाता भी नहीं था। फिर तो अपाहिज ही हुआ, यही समझ लीजिए। आपने कहा कि आपसे अर्चिता की मेल मुलाकात काफ़ी बढ़ गई थी, क्या मतलब हुआ इसका? यही कि जब मैं दिल्ली आया होता था तो वो मुझे कंपनी देती थी। कंपनी? ड्रिंक्स, डिनर, डांस एंड ए क्वाइट ले? नो। उसने उत्तर न दिया। वो अपने बियर के गिलास में देखने लगा। लड़की को मालूम था कि आप शादीशुदा बाल बच्चेदार आदमी थे? मेरे ख्याल से मालूम था, अलबत्ता इस बाबत कोई सीधा 2 टूक सवाल मेरे से उसने कभी नहीं किया था। करती तो आप झूठ बोल रहे थे? नहीं। वेरी नोबल ऑफ यू। वो फिर खामोश हो गया। पसंद थी? मैंने पूछा। क्या मतलब? फिदा थे आप उस पर? उसने बेचैनी से पहलू बदला। मैं इन सवालों की वजह जान सकता हूँ? फिर वो बोला। कोई काम बेवजह नहीं होता। मैं कर्कश स्वर में बोला।
महकमे के पास बेवजह के सवालों पर बर्बाद करने के लिए टाइम नहीं है। जवाब दीजिए, फिदा थे आप उस पर? यही समझ लीजिए। बहुत अच्छी लड़की थी वो, मुझे बहुत पसंद थी। शादी का इरादा था? कैसे हो सकता था? मैं कन्फर्म्ड फैमिली मैन हूँ। अपने बीवी बच्चों को दिलो जान से चाहता हूँ। उनको छोड़ने का ख्याल भी मेरे लिए गुनाह है। ऐसे कैसे बीतती? पता नहीं। 2 किश्तियों का सवार मझधार में गिरता है। वो तो है, अब कुछ तो बताइए कि माजरा क्या है। माजरा फिलहाल तो यही है कि वो लड़की और उसका बाप दोनों गायब हो गए हैं। उनके यूं एक गायब होने में हमें किसी फाउल प्ले का शक है, इसलिए तफ्तीश कर रहे हैं। फाउल प्ले? आपका मतलब है उन्हें कुछ हो न गया हो? हाँ, खास तौर से लड़की को, जिसको किसी ने जाते भी न देखा। ओह, वो फिक्रमंद दिखाई देने लगा। आप अभी कब तक हैं दिल्ली में? अभी 4 दिन तक यहीं हूं मैं। ठीक है। मैं एकाएक उठ खड़ा हुआ। मेरे मुंह से शुक्रिया निकलने लगा था, लेकिन मैंने अपने आप को रोक लिया। पुलिस वाले कहीं किसी के शुक्रगुजार होते थे? उनकी कोई खोज खबर लगे, वो व्यग्र भाव से बोला, तो मुझे भी बताइएगा। मेरे लोकल नंबर मेरे कार्ड पर लिखे हैं। मैं अर्चिता के लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। अच्छा। मैं चेम्सफोर्ड क्लब पहुंचा। भास्कर का नूरे चश्म वहां मौजूद था। वो बार काउंटर पर एक स्टूल पर बैठा हुआ था और विस्की चुसक रहा था। मैं उसके बगल के स्टूल पर जा बैठा। उसने मेरी तरफ तवज्जो न दी। बारमैन ने मेरी तरफ देखा। एक लार्ज विस्की साहब के ब्रांड वाली, मैं बोला। इंद्रजीत भास्कर ने अपने जाम पर से सिर उठाया। मेरी सूरत पर उसकी निगाह पड़ी तो वो सकपकाया। आप मेंबर हैं साहब? बारमैन ने संदिग्ध भाव से पूछा। नहीं, मैं इत्मीनान से बोला। मैं भास्कर साहब का मेहमान हूँ। खामखा? भास्कर बोला। ये विस्की सोडे के साथ ले रहे हैं? मैं अर्चिता जठार के साथ लूंगा। वो चौंका। किस फिराक में हो? वो नेत्र सिकोड़े बोला। लिहाजा पहचान लिया तुमने मुझे। किस फिराक में हो? उसी फिराक में हूँ। किसी बात का आसानी से पीछा नहीं छोड़ते हो? मुश्किल से भी नहीं छोड़ता हूँ। आखिर रोजी रोटी का सवाल है। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि जैसे कोठी से दफा किए गए थे, वैसे यहाँ से भी दफा किए जा सकते हो। कोठी पर तो वजह थी। मैं एक लड़की की शनाख्त के लिए वहाँ पहुँचा था। यहाँ क्या वजह है? उसने जवाब न दिया। अब ड्रिंक के बारे में कोई फैसला करो। बारमैन उतावला हो रहा है। लगता है फ्री ड्रिंक का हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हो और कहीं भी पहुंच सकता हूं, खास तौर से तब जबकि ड्रिंक स्पेशल हो। स्पेशल? लेस्ड विद अर्चिता जठार। लड़की के नाम पर उसके चेहरे पर फिर चिंता के भाव आए। अर्चिता जठार कौन है? वो बोला। तुम्हें मालूम है। कहना क्या चाहते हो? यहाँ कहूँगा तो लोग सुनेंगे, खास तौर से ये बारमैन जिसके कान बड़े हैं और खड़े हैं। उसने बारमैन को इशारा किया। बारमैन ने एक गिलास में वेट 69 का लार्ज पैक डाला और फिर प्रश्न सूचक नेत्रों से मेरी तरफ देखा। उसका मतलब समझकर मैं बोला, नो आइस, नो वाटर, नो सोडा, और वो दूसरी आइटम साहब मिला देंगे। उसने नीट विस्की का जाम मेरे सामने रख दिया। मैंने गिलास उठा लिया और भास्कर की तरफ मुड़कर बोला, चीयर्स। आओ। अपना गिलास उठाता वो बोला। हम दोनों बाहर से परे एक सोफे पर अगल बगल जा बैठे। अब बोलो, वो बोला। पहले कबूल करो कि तुम अर्चिता जठार से खूब वाकिफ हो। न करूं तो? वो गायब है तो मैं कहूँगा उसके गायब होने के पीछे तुम्हारा हाथ है। किसे कहोगे? मिसिंग पर्सन्स ब्यूरो को। तुम क्यों कहोगे? तुम मामा लगते हो। गुमनामा लगता हूँ। गुमनाम शिकायत करूँगा बतौर विलेन तुम्हारी निशानदेही के साथ। मुझे तो खबर भी नहीं कि वो गायब है। तुम्हें बराबर खबर है। वो तुम्हारी स्टेडी है। ये हो ही नहीं सकता कि अपनी करंट स्टेडी गर्लफ्रेंड के गायब होने की तुम्हें खबर ना हो। स्टेडी नहीं है ना सही। बहरहाल ये कह के ये तो कबूल किया कि तुम उससे वाकिफ हो। वो कई क्षण खामोश रहा। ये जरूरी थोड़े ही है
फिर वो बोला कि उसके गायब होने के पीछे कोई फाउल प्ले ही हो। नहीं, ये जरूरी नहीं। उसके एक गायब हो जाने के पीछे कोई बड़ी निर्दोष वजह भी हो सकती है। हो सकता है किसी बैड पब्लिसिटी से बचना चाहती हो सकता है उधारी ज्यादा सिर पर चढ़ गई हो, जिससे निजात पाने का उसने ये तरीका सोचा हो। उसने सहमति में सिर हिलाया। कब से वाकिफ हो उससे? मैंने पूछा। इस बार उसने टाल मटोल वाला जवाब न दिया। 6 महीने से, वो बोला। बापू से भी वाकिफ हो? फूल से वाकफियत हो तो कांटे से वाकफियत से भला कैसे बचा जा सकता है? यानी कि हो। हाँ, पवन हंस में बाप के साथ ही तो रहती थी वो। माँ? नहीं है, कहती थी कब की मर चुकी। माली हालत कैसी थी? इस बाबत मैंने कभी कोई सवाल नहीं किया था। जो दिखाई देता था वो ये था कि बाप अपने दिल के मर्ज की वजह से अपाहिजों जैसा था, इसलिए कोई कामकाज नहीं करता था, लेकिन रहन सहन अच्छा था। एक होटल जैसे अपार्टमेंट हाउस में रहना ही अच्छे रहन सहन की पर्याप्त चुगली था। ऊपर से हमेशा कीमती मॉडर्न ड्रेसेस पहनती थी। कहने का मतलब यह है कि माली हालत के मामले में मुझे तो कोई मोहताजी दिखाई देती नहीं थी। आखिरी बार कब मिले थे? मिला नहीं, मिलने की कोशिश की मंगलवार सुबह, लेकिन तब तक वो अपना पवन हंस का अपार्टमेंट छोड़ चुके थे। लड़की ने खबर ना की? अपना कोई फॉरवर्डिंग एड्रेस तुम्हारे पास ना छोड़ा? ना। मुलाकात कैसे हुई थी? एक फैशन शो में, जिसकी कुछ मॉडल्स मेरी वाकिफ थी, इत्तफाकन हुई थी। वो भी मॉडल थी? नहीं। बनना चाहती थी? ऐसी कोई खास ख्वाहिश तो जाहिर नहीं की थी उसने। वैसे मॉडल बनने के लिए जो खूबियां दरकार होती हैं वो तमाम की तमाम उसमें थी, इसलिए चाहती, कोशिश करती तो बन सकती थी, लेकिन ना चाहा ना कोशिश की। हाँ, बाप से कैसे मिले? मिला ही नहीं, सिर्फ जिक्र सुना कि बीमार रहता था, इसलिए कहीं ज्यादा आता जाता नहीं था। लड़की से फुल कंटिन्यूटी थी तुम्हारी? फुल नहीं थी, फिर भी थी। हाँ, वो क्या है कि उसकी प्रॉब्लम थी। वो अपने बाप के लिए फिक्रमंद रहती थी कि कहीं एकाएक ही उसकी चलचल न हो जाए, इसलिए उसकी भरपूर कोशिश होती थी कि वो रात को उसे अकेला ना छोड़े। इसलिए अमूमन मेरी उससे मुलाकात दिन में ही होती थी। लंच पर मिलती थी और फिर शाम तक ठहर कर जाती थी। नाइट शिफ्ट कभी तो लगती होगी? कभी लगती थी तो लेट नाइट में लगती थी, जबकि उसका बाप अपनी कोई गोली वोली खा के सो चुका होता था। आइंदा इरादे क्या थे? किस बाबत? मसलन उसे अपनी शरीके हयात बनाने का इरादा था। क्या बनाने का इरादा था? शरीके हयात, जीवन संगनी, लाइफ पार्टनर। तुम्हारा इशारा शादी की तरफ है? हाँ, ऐसी कोई कमिटमेंट तो नहीं बनी थी, लेकिन सच बोलूं तो इरादा तो बराबर था। वो क्या कहती थी इस बाबत? इनकार तो नहीं था उसे शादी से, लेकिन बाप की वजह से डरती थी कि कहीं उस खबर का उसकी सेहत पर कोई उल्टा असर ना हो जाए। क्यों भला? बाप शादी के खिलाफ था? मुझे नहीं मालूम, ना मैंने इस बाबत उससे कभी सवाल किया था, क्योंकि ऐसा कोई सवाल उठते ही वो मुझे टोक देती थी और कह देती थी कि वो खुद सब संभाल लेगी। ऐसा हो सकता है कि बाप इस शादी के पूरी तरह से खिलाफ हो, इसलिए वो जबरन बेटी से दिल्ली शहर छुड़ाकर उसे यहाँ से ले गया हो, ताकि न रहे बांस न बजे बांसुरी। हो सकता है। इतना एक्सप्रेस जवाब मत दो, जरा सोच विचार के जवाब दो। हो सकता है। ये हैरानी की बात नहीं कि जिस लड़की को तुम अपनी जीवन संगनी बनाना चाहते थे वो गायब है, तो तुम्हें उसकी तलाश नहीं? तलाश क्यों नहीं? क्या कर रहे हो तलाश में? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो लौट आएगी, जबकि अभी कह के हटे हो कि बाप बेटी को जबरदस्ती दिल्ली शहर छुड़ा के ले गया हो सकता है। शायद मेरा ख्याल गलत हो। असल में शायद तुम कहना चाहते हो कि काश तुम्हारा ख्याल गलत हो। वो खामोश रहा। फिर उम्मीद करना, तलाश करना तो ना हुआ। दरअसल मैं उलझन में था, वो कठिन स्वर में बोला। किस उलझन में? इसी में ही कि उसे तलाश करूं तो क्यों कर करूं। जब तक कोई जरिया सूझता तब तक उम्मीद कर रहे थे कि खुद ही लौट आएगी,
नो, उसने जवाब न दिया। तुम? फिर एकाएक वो बोला, क्यों उसे तलाश कर रहे हो? कौन बोला मैं तलाश कर रहा हूँ? तलाश नहीं कर रहे हो तो इतनी पूछताछ किस लिए? अच्छा सवाल है। वो क्या है कि मैं किसी और केस पर काम कर रहा हूँ जिसमें उस लड़की का दखल हो सकता है। अरे किसी भी वजह से उसकी तलाश में हो तो सही। मैंने कहा मेरे एक केस में उस लड़की का दखल हो सकता है। हो सकता है बोला मैंने, है नहीं बोला। इसलिए मेरी तलाश की एक लिमिट है। मैं तमाम काम छोड़ के उसकी तलाश में कुओं में जाल नहीं डलवा सकता, जंगल जंगल सहरा सहरा भटकता नहीं फिर सकता। कोई तुम्हें खास उसकी तलाश करने को कहे तो? कोई कौन? मैं वॉलंटियर नहीं हूँ, फ्री में काम नहीं करता। क्या फीस चार्ज करते हो? मैंने बताया, तुम इस लाइन पर पहले से काम कर रहे हो इसलिए फीस ज़्यादा है। अच्छा, हाँ, तुम बात को यूं समझो, मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम लड़की को मेरे लिए तलाश करो। मैं कहता हूँ कि अगर तुम लड़की को तलाश कर लो तो उसकी खबर मुझे भी करो। इस लिहाज से तुम्हें मेरे से जो भी हासिल होगा वो तुम्हारी एडिशनल इनकम होगी। क्या क्या हासिल होगा? 10,000। कम है। तुम क्या चाहते हो? आधी फीस, यानी कि 17,500 रुपये। हाँ। वो कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, 7.5 अभी, बाकी काम हो जाने के बाद। कबूल। उसने जेब से नोटों का एक मोटा बंडल निकाला और गिनकर 7,500 रुपये मुझे सौंपे। सुधीर कोहली, मैंने अपनी पीठ थपथपाई। दी लकी बास्टर्ड। तुम्हारे पास? फिर मैंने पूछा, लड़की की कोई तस्वीर है? नहीं। वजह? वजह क्या, वजह यही है कि मैं आशिकी की उस स्टेज से कब का गुजर चुका हूँ जबकि कोई तस्वीर से बहलाया जाता है। आई सी। अर्चिता जठार ने तुम्हारे से कभी अंतरा श्रेष्ठ का जिक्र किया था? अंतरा श्रेष्ठ? वो कौन है? तुमने ये नाम कभी नहीं सुना? नहीं, ना अर्चिता की जुबानी ना कहीं और से। नहीं सुना, कभी नहीं सुना। ये ड्रिंक? मैंने तब तक अनछुआ ड्रिंक उसे दिखाया जिससे तुमने मुझे फ्री लोडर समझकर नवाजा। मैंने इसे छोड़ दिया तो तुम्हारी आला शनाख्त और सूझबूझ की हद तक होगी। आई एम सॉरी अबाउट दैट। यू नीड नॉट बी। पराये माल से मुझे कोई गुरेज नहीं। मैंने एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया। मैं गैलेक्सी थिएटर पहुंचा। तब अभी शो में 2 घंटे बाकी थे। फिर भी शो की तैयारी में थिएटर के अनेक्सी वाले हिस्से में काफी चहल पहल थी। मैं थिएटर और अनेक्सी को मिलाने वाले उस लंबे गलियारे में पहुंचा जिससे अब तक मैं खूब वाकिफ हो चुका था और जो लगता था कि वहां की माल रोड का दर्जा रखता था। वहां की चहल पहल में मेरा आमना सामना सोनिया रैना से हुआ। उसने दांत भींचकर आंखों से बर्छियां बरसाते हुए मेरी तरफ देखा। हेलो, मैं मीठे स्वर में बोला। सोव योर हेलो अप यूअर्स, वो फुफकारती सी बोली। बहुत ताव में हो? क्या हुआ? नई ब्रा चोरी हो गई? सुधीर कोहली, दी फास्टेस्ट वर्कर, दी लाउजी सन ऑफ लाउजी बिच। लगता है ब्लाउज भी गया। पहले अंतरा, फिर मैं, अब वो नई लड़की। बाकी बची 4 गोल्डन गर्ल्स पर भी लाइन मारनी शुरू कर दी या अभी करोगे? क्या कह रही हो? मैं तो उसे जानता तक नहीं। कैसे जानते? अभी बुधवार तो पहुंची थी वो अंतरा की जगह भरने और उसके होते सिर्फ कल तुम यहाँ दिखाई दिए थे। वही तो। फिर भी पेश ऐसे आ रहे थे जैसे पुरानी मासू को हो। क्या कह रही हो? मैं तो उससे कल पहली बार मिला था। पहली बार में ही इतने फ्रैंक हो गए कि जिस्म टटोलने लग गए, आंखों से भी और हाथों से भी। हाथों से भी? मैंने हैरानी जताई। आते जाते की परवाह किए बिना यहाँ कोनी वहां थपकी। 1 नंबर के हरामी हो सुधीर कोहली। वो तो मैं हूँ। 2 नंबर का किस काम का? 3 नंबर का किस काम का? आदमी का बच्चा हरामी हो या कुछ और हो, 1 नंबर का हो वरना ना हो। हरामी और नासुकरे। नासुकरा? मैंने यूं शक्ल बनाई जैसे कोई असंभव बात सुन ली हो। मैं? हाँ तुम। नेवर। मैं तो हमेशा शुक्रगुजार होता हूँ
आई ऑलवेज से थैंक्स फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। याद करो, बुधवार सुबह जब तुम मेरे फ्लैट से रुखसत हुई थी तो नाइट गिफ्ट के लिए मैंने तुम्हें थैंक यू बोला था या नहीं? शट अप। जो हुक्म मलिका आलिया, तुम्हारी खातिर मैंने संजय सिंह को भाव देना बंद कर दिया और तुम हो कि एक बात कहूँ स्वीट हार्ट, बको, मैं नान सेग लड़कियां पसंद करता हूँ। मेरे फ्लैट पर तुमने साबित करके दिखाया था कि तुम मेरे पसंद की लड़की हो। अब ये नेगिंग करके तुम अपना 50% रिकॉर्ड क्यों खराब कर रही हो? वो भौचक्की सी मेरा मुंह देखने लगी, फिर उसका चेहरा तमतमाने लगा। यू? हाँ, मैं सुधीर कोहली, दी ओनली वन, चित्र तारिकाओं की पहली पसंद, जिसको हर दिल मांगे मोर। लेकिन ये तारीफी बातें फिर कभी। अभी मुझे ये बताओ, मेहताब राय कहाँ मिलेगा? जहन्नुम में, पहुंचो वहां। वो पांव पटकती वहां से चली गई। अरे जवाब तो देती जाओ, मैंने पीछे से आवाज दी। वो ना रुकी, उसने मुड़कर भी ना देखा। तभी गलियारे में मुझे बलीराम दिखाई दिया। मैं उसके करीब पहुंचा। उसने मुझे पहचान कर अभिवादन किया। तुम्हारा मुकाम तो स्टेज डोर होता है। मैं बोला, यहाँ क्या कर रहे हो? स्टेज डोर पर मेरी ड्यूटी शो के टाइम होती है। वो बोला, अभी तो शो शुरू होने में 2 घंटे बाकी हैं। ओह, मेहताब राय को कहीं देखा? अभी थोड़ी देर पहले थापर साहब के ऑफिस में देखा था। अभी भी वहीं है? मेरे ख्याल से अब तो थिएटर में होंगे। वहाँ किस लिए? थापर साहब का हुक्म था। वो क्या है कि पियानो में कोई नुक्स है जिसकी वजह से उसकी मरम्मत की जरूरत है। पियानो ट्यूनर इसी काम के लिए आया है। थापर साहब ने काम के दौरान मेहताब राय जी को उसके साथ रहने को बोला था। ओह, मैं थिएटर में पहुंचा। थिएटर में उस वक्त कोई जगमग नहीं थी। हॉल खाली था, स्टेज खाली थी और दोनों जगह कोई रोशनी नहीं थी। रोशनी केवल ऑर्केस्ट्रा पिट में थी। स्टेज पर चलता मैं ऑर्केस्ट्रा पिट के दहाने पर पहुंचा। मैंने देखा कि ऑर्केस्ट्रा पिट की रोशनी का मरकज स्टेज के प्लेटफार्म के पिट की ओर के पहलू में लगी फुट लाइट्स थी, जो कि पियानो के करीब की तमाम जल रही थी। पियानो का ढक्कन उठा हुआ था और उसके सामने एक स्टूल पर एक अधेड़ व्यक्ति सिर झुकाए बैठा अपने काम में मशगूल था। पियानो ट्यूनर हो? मैंने पूछा। सिर उठाए बिना उसने सहमति में सिर हिलाया। मेहताब राय यहाँ था, कहाँ गया? कहीं गया है, बोल के नहीं गया। कुछ तो बोल के गया होगा। नहीं, एकाएक चला गया, लेकिन लौट आएगा। अच्छा, ये लंबा काम है, 1 घंटा लगेगा। ओह, धार वार मारने गया होगा या चाय वाय पीने गया होगा। 10 मिनट में आना, यहीं होगा। तुम जानते हो उसे? मैं सबको जानता हूँ। मैं 10 मिनट में आता हूँ। वो आए तो बोलना, कोहली पूछता था, यहीं लौटेगा। ठीक है। मैं गलियारे में वापस लौटा, जहाँ बलीराम मेरे से फिर टकरा गया। मिल गए मेहताब राय जी? वो बोला। मैंने इनकार में सिर हिलाया। होना तो उन्हें स्टेज पर ही चाहिए था। कैंटीन में देखो, शायद थोड़ी देर को उधर निकल गए हों। किधर है कैंटीन? उसने रास्ता बताया। प्रीतम परमार को जानते हो, जो वायलिन बजाता है? वही। वो तो जरूर ही कैंटीन में होगा। ऑर्केस्ट्रा वालों को आर्टिस्ट लोगों की तरह शो की तैयारी में टाइम नहीं लगता, इसलिए वो तो सारे ही इस वक्त कैंटीन में होते हैं। सहमति में सिर हिलाता मैं कैंटीन में पहुंचा। मेहताब राय वहां नहीं था। एक वेटर से मैंने प्रीतम परमार की बाबत पूछा तो उसने एक टेबल की ओर संकेत कर दिया, जहां बैठे 4 व्यक्ति काफी चुसकते गप्पे लड़ा रहे थे। उनमें से प्रीतम परमार कौन है? मैंने पूछा। वो जो दुबला पतला सा है और निगाह का चश्मा लगाए है। उसको इधर बुला के ला। क्या बोलूं? बोल, थापर साहब का फ्रेंड बात करना चाहता है। सहमति में सिर हिलाता वेटर चला गया। मैं एक खाली टेबल पर बैठ गया। कुछ क्षण बाद चश्मे वाला युवक मेरे करीब पहुंचा। बैठो, मैं बोला। वो झिझकता हुआ मेरे सामने बैठ गया। प्रीतम परमार हो ना? मैं बोला। हाँ। वो बोला, आप? सुधीर कोहली नाम है मेरा, मैं डिटेक्टिव हूँ। ओह, ये मेरे लिए फायदे की बात थी कि अमूमन लोग मेरे खुद को डिटेक्टिव कहने पर मुझे पुलिस का डिटेक्टिव ही समझते थे। पहले तो शादी की एडवांस मुबारकबाद कबूल करो, मैं बोला, क्योंकि बुधवार पता नहीं मुलाकात हो या ना हो। कैसे जाना?
तुम्हारे ससुरे के बताए ही जाना। ओह, मुझे क्यों बुलाया? तुमसे एक आध बात पूछने की खातिर। कोई ऐतराज? पहले बात तो पता चले। बात तुम्हारी शादी की बाबत ही है, जो कि तुम थापर साहब की बेटी से कर रहे हो। क्या पूछना चाहते हैं? बेटी से दोस्ती कैसे हुई? बस हो गई। जैसे उसकी औरों से हुई वैसे तुम्हारे से भी हो गई। उसने उत्तर न दिया। या औरों से ही हुई, तुम्हारे से हुई ही नहीं? क्या मतलब? वो तमक्कर बोला। औरों से दोस्ती हुई, तुम्हारे से शादी होगी? आप कहना क्या चाहते हैं? तुम्हारा ससुरा कहता है कि तुम्हें उसकी बेटी से मोहब्बत थी। वो मोहब्बत ही ये रंग लाई कि वो प्रेग्नेंट हो गई। नतीजतन अब तुम खुशी खुशी उससे शादी कर रहे हो। हाँ, खुशी खुशी? बिल्कुल बिल्कुल, एक गर्भवती कन्या से। अपने बच्चे की माँ से भूल किसी से भी हो सकती है, और अब शादी करके भूल सुधार कर रहे हो। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा मोहब्बत शादी करा रही है। लड़की का प्रेग्नेंट होना महज इत्तेफाक है। हाँ, तुम्हारे से या किसी और से? क्या क्या कह रहे हैं? तुम्हारी बातों से मुझे एक चुटकुला याद आता है। एक नौजवान ने अपने दोस्तों में घोषणा की कि वो कमला से शादी कर रहा था। दोस्तों ने उसे आगाह किया कि कमला उनके कस्बे के हर नौजवान के साथ हम बिस्तर हो चुकी थी। जवाब में नौजवान बोला, तो क्या हुआ? हमारे कस्बे में नौजवान हैं ही कितने? उसके चेहरे पर क्रोध के भाव आए। आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, वो बोला। अच्छा, वो उठकर खड़ा हो गया। यहाँ अपनी मौजूदगी जरूरी नहीं समझता। मैं समझता हूँ, मैं कर्कश स्वर में बोला। चुपचाप वापस बैठ जाओ, वरना क्या? वरना आज के शो में तुम्हारी जगह कोई और ही वायलिन बजा रहा होगा। क्या शादी से पहले अपनी ही फजीयत चाहते हो? नहीं तो चुपचाप वापस बैठ जाओ। वो बैठ गया। तुम एक प्रेग्नेंट लड़की से शादी कर रहे हो, जिसके बारे में शो के ही एक तुम्हारे जैसे नौजवान ने कहा है कि वो बच्चलन है और उसके होने वाले बच्चे का बाप कोई भी हो सकता है सिवाय तुम्हारे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे से भी फिट थी। तुम मामूली हैसियत के एक चूहे जैसे आदमी हो, जिसकी शो के डायरेक्टर की बेटी पर मैली निगाह डालने की मजाल नहीं हो सकती। थापर कहता है कि उसकी बेटी के होने वाले बच्चे के बाप तुम हो। मुझे इस बात पर कतई यकीन नहीं। तुम्हारी शक्ल तो कहती है कि वो लड़की सच में तुम्हें पास बुलाती तो तुम उल्टी दिशा में भाग खड़े होते। वो लड़की विवेक वर्मा के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई थी, मालूम? वो बड़ी कठिनाई से सहमति में सिर हिला पाया। फिर भी थापर कहता है कि होने वाले बच्चे का बाप वो नहीं तुम हो, और तुम इस बात की तस्दीक करते हो। क्यों करते हो? और खबरदार, जो मुझे वो फैंसी जवाब दिया कि शादी से एक नई जिंदगी शुरू होती है, बीती बातों से जिसका कोई सरोकार नहीं होता, आंखों देखी मक्खी कोई निगलता है, वो खामोश रहा। विवेक वर्मा उस लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया था, फिर भी बेफिक्र बेखतर सीना ताने घूमता है, क्योंकि वो कहता है कि उस बाबत थापर के साथ उसका कोई समझौता हो गया है। क्या समझौता हो गया है वो नहीं बताता, थापर भी नहीं बताता। वो तो समझौते वाली बात से ही इनकार करता है। तुम्हारी शक्ल देखने के बाद मुझे साफ लग रहा है कि उस समझौते में तुम भी पार्टी हो, बल्कि मुर्गी हो, बल्कि बकरा हो, जिसे दूसरों की सहूलियत के लिए बलि चढ़ाया जा रहा है। अब साफ बोलो, क्या माजरा है? साफ बोलने की जगह वो रोने लगा। अरे, मैं हड़बड़ाकर बोला, क्या करते हो? लोग देख रहे हैं। आप इस बात को क्यों कुरेदते हैं? वो फंसे कंठ से बोला, क्यों तूल देते हैं? क्योंकि इसका अंतरा श्रेष्ठ के कत्ल से कोई वास्ता हो सकता है। नहीं हो सकता। ऐसे दावे के साथ कैसे कह सकते हो? अंधे को दिखाई दे रहा है कि विवेक वर्मा थापर की बेटी के होने वाले बच्चे का बाप है। नंबर 2, कुछ ऐसे बयानात सामने आए हैं जिनसे ये जाहिर होता है कि अंतरा खामखा मारी गई थी। असल में कोशिश विवेक वर्मा के कत्ल की हुई थी। अपनी हामला बेटी की हालत से भड़ककर थापर ने विवेक वर्मा के कत्ल की कोशिश की हो सकती है। नहीं, मेरे शादी के लिए हामी भरने के बाद थापर साहब की कोई समस्या बाकी नहीं है जो कि उन्हें कत्ल के लिए उकसाए। पहले थी, जबकि थापर ने खंजर से विवेक वर्मा पर हमला किया था। पहले थी, अब नहीं है। अब उनके लिए विवेक वर्मा के कत्ल की कोशिश आत्महत्या के समान है, जो वो भला क्यों करना चाहेंगे? मैंने मान ली तुम्हारी बात। अब असलियत बयान करो। साफ बोलो, क्या है वो समझौता
जिसकी वजह से हालात में तब्दीली आई है। बोलता हूँ, लेकिन पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि बलि का बकरा मुझे बनाया नहीं जा रहा है, मैं खुद अपनी राजी से बन रहा हूँ। क्यों? मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी हैसियत मामूली है, मेरी सलाहियत मामूली है, मेरी औकात मामूली है। मेरी माँ के सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरा बाप मेरे बचपन में मेरी माँ को छोड़कर साउथ अफ्रीका भाग गया था और आज तक नहीं लौटा। मेरी मजबूर बेसहारा माँ ने कैसे मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, उसके ख्याल से भी मेरा दिल रोता है। अभी वो सिर्फ 48 साल की है और कैंसर की मरीज है। सर्जरी से और महंगे इलाज से बच सकती है, लेकिन मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं। मेरी इस संकट की घड़ी में मुझे ये ऑफर होती है कि अगर मैं थापर साहब के हामला लड़की से शादी कर लूं तो इलाज के लिए दरकार बड़ी रकम मुझे सौंप दी जाएगी। कितनी बड़ी रकम? 5 लाख। कौन देगा? विवेक वर्मा। मिल गई? आधी मिल गई, आधी शादी के बाद मिलेगी। तुम अपनी माँ की खातिर दूसरे के बच्चे की माँ को अपनी बीवी बनाना कबूल कर रहे हो? जितना मेरी माँ ने मेरे लिए किया है उसके मुकाबले में मेरा किया कुछ भी नहीं है। तुम्हारी जिंदगी तो बर्बाद हुई, मेरे सिर से मेरी माँ का साया ना उठे, इसके लिए मुझे ये बर्बादी कबूल है। और फिर और क्या? सारी जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। क्या मतलब? समझौते की एक शर्त ये भी है कि एक बार बच्चे के जन्म के रिकॉर्ड में सन ऑफ प्रीतम परमार का ठप्पा लग जाने के बाद मुझे बच्चे की माँ को तलाक दे देने का अख्तियार होगा। थापर साहब कहते हैं कि वक्त आने पर मैं ऐसा न करूं तो उन्हें खुशी होगी, लेकिन अगर मैं ऐसा चाहूंगा तो उनकी बेटी की तरफ से तलाक में कोई अड़ंगा नहीं लगाया जाएगा। कमाल है, ये तो दिल्ली से आगरा जाने के लिए पहले कानपुर जाने जैसी बात हो गई। निहायत आसान हल। गर्भपात किसी को न सूझा, लेकिन थापर की बेटी को ये कबूल नहीं। क्यों? कहती है गर्भपात अधर्म है, अजन्मे बच्चे की जान लेना घोर पाप है। क्या कहने, जरूर थापर की बेटी जैसी ही कोई उसकी निगाह में थी, जबकि किसी सयाने ने कहा था कि जब शैतान के काम की न रहे तो औरत को भगवान के हवाले होना सूझता है। वो खामोश रहा। बहरहाल इस गुफ्तगू का नतीजा ये निकला कि आज की तारीख में थापर के पास विवेक वर्मा की जान लेने की कोशिश करने की कोई वजह नहीं। उसने इनकार में सिर हिलाया। तुम्हारे पास? वो हड़बड़ाया। मेरे पास क्या वजह होगी? तुम बताओ। कोई वजह नहीं। जैसे माँ के लिए बलि का बकरा बनना कबूल किया, वैसे किसी और के लिए कातिल बनना कबूल किया हो। आप मालिक हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आप भूल रहे हैं कि मैं आर्केस्ट्रा में वायलिन बजाता हूँ और शो के वक्त आर्केस्ट्रा पिट में होता हूँ। कैसे कोई आर्केस्ट्रा पिट में मौजूद रहकर स्टेज पर अपनी ओर मुंह किए खड़े शख्स की पीठ में खंजर घोंप सकता है? तुम ठीक कह रहे हो। मैं उठ खड़ा हुआ। ओके, नाइस मीटिंग यू। वो भी उठ खड़ा हुआ और व्यग्र भाव से बोला, आप इस समझौते वाली बात को कोई तूल तो नहीं देंगे? नहीं दूंगा। मैं बोला, तूल क्या, जिक्र भी नहीं करूंगा किसी से। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं वापस थिएटर की स्टेज पर लौटा। वहां मुझे वैसा ही माहौल मिला जैसा मैं थोड़ी देर पहले छोड़कर गया था। तब भी वहां सिर्फ आर्केस्ट्रा पिट में रोशनी थी और पियानो के आगे स्टूल पर पियानो ट्यूनर तब भी मौजूद था। मेहताब राय आया? मैं पिट के दहाने की तरफ बढ़ता हुआ बोला, या आके चला गया? कोई उत्तर न मिला। मैं और करीब पहुंचा तो मुझे महसूस हुआ कि पियानो ट्यूनर कोई काम नहीं कर रहा था। वो तो पियानो के सामने स्टूल पर बैठा। स्टूल तो उससे परे लुढ़का पड़ा था। फिर मुझे दिखाई दिया कि वो पियानो ट्यूनर नहीं था। ग्रैंड पियानो से निकलती एक पियानो वायर का सिरा उसकी गर्दन से लिपटा हुआ था और वो उसी के सहारे वायर से यूं लटका हुआ था कि दूर से बैठा जान पड़ता था। तार के सहारे लटका उसका शरीर धीरे धीरे झूल रहा था। वो मेहताब राय था और निश्चित रूप से मर चुका था। तो दोस्तों, सुरेंद्र मोहन पाठक जी के उपन्यास गोल्डन गर्ल का तीसरा एपिसोड यहीं विराम लेता है। इसके पश्चात आपसे शीघ्र ही मुलाकात होगी इसी उपन्यास के चौथे एपिसोड में। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना ख्याल अवश्य रखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।